बट हाउ बुक्स चेंज योर लाइफ। सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको पेशेंस होना सिखाती है बुक, क्योंकि वो मूवी नहीं है। मूवी नहीं है कि आपने फॉरवर्ड करके देख ली, वो आपको थिंकर बनाती है। आर्ग्यूमेंट विद योर फादर, ये टॉपिक के बारे में आप क्या कहते हो? खासकर इंडियन सोसाइटी में बाप को हमेशा ऊपर रहना है, वो चाहे उसको नॉलेज हो या नहीं हो। वो हमेशा ये बोलना चाहता है कि आई एम योर फादर, आई एम समथिंग। मैं सुनता हूँ उनसे, मेरे घर में डेली लड़ाई होती है, मेरे घर में आर्गुमेंट होते हैं, तो दैट मीन्स अच्छी बात है। अगर नहीं होते, नहीं होते तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना। नहीं हो रहा, आर्गुमेंट नहीं हो रहे हैं, आप बाप ने बेटे को डांट दिया, वो जाके अपने रूम में रो रहा है। वो बोल ही नहीं पा रहा है ना। जिन घरों के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं वो घर अच्छे हैं। गरीब बच्चों के पास तो डिप्रेशन में जाने का टाइम ही नहीं है। उनको तो पता है कि अपने काम पे जाना है, रोटी कपड़ा मकान कमाना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही बेहतर होंगे। आज आए हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया समझने के लिए, जिससे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ तगड़ा करो, कुछ बढ़िया करो और कुछ तूफान मचाओ। तो हमारे साथ हैं आज के गेस्ट मिस्टर संजय बिलोरे सर। नमस्कार। जो कि इंग्लिश के धुरंधर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं और इसके बारे में बातें करते हैं। और सर कैसे हैं? बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। क्या चल रहा है सर? ये तो मैं थोड़ी फॉर्मेलिटी हमने कर दी है। बाकी हमने क्लिप्स हम डालेंगे इसके अंदर, आपको दिखाएंगे भी। तो सर आपसे हमारी चर्चा, हमारी बातचीत तो एक दिन से चल रही आ रही है, तो एक प्रॉपर वे से वीडियो बनानी थी, तो आपसे अभी सेटअप बिठाया हमने। सब कुछ बढ़िया सर? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। सब मज़े में, सब कुछ ठीक है? जी जी बिल्कुल। और सब बताइए, अपनी थोड़ी लाइफ जर्नी बताइए सर, कैसे कैसे आपने स्टार्टिंग की और कहाँ आप आए अभी, थोड़ा अपनी बात बताइए थोड़ी सर। हमारा ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने से पहले तो मैं कंपनीज़ में जॉब किया कर रहा था, और मैंने बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ। मतलब हर नए शहर में एक नई कंपनी ज्वाइन की थी मैंने, और इवन डिफरेंट इंडस्ट्री में भी काम किया है मैंने। सबसे पहला जॉब मेरा था टेलीकॉम इंडस्ट्री में, एज ए कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, जो ज़्यादातर लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं वहीं से। वो जॉब मैंने किया बॉम्बे में, और बॉम्बे में वो किया था मैंने 6 या 7 महीने। मेरे सभी दोस्त बोल रहे थे कि आप यहीं रहिए, आप जाइए मत, और कॉल सेंटर में काम करते करते हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे, अच्छी कंपनियां ढूंढेंगे। लेकिन मुझे वो ग्लैमर अट्रैक्ट नहीं कर पाया, और मैं वापस बॉम्बे छोड़ के वापस आ गया विदिन 6 मंथ। और ये बात सही है कि जो लोग वहीं रुक गए, दे आर सेटल्ड, वो सेटल्ड हैं इस समय, वो बॉम्बे में हैं। कुछ बॉम्बे में हैं, कुछ बॉम्बे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उन्होंने 2-2, 3-3 साल तक कॉल सेंटर के जॉब को हैंडल किया है उन्होंने। मैं नहीं कर पाया। मैंने बोला नहीं, ये आई एम नॉट दी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, वो मुझसे हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद मैं अपने होम टाउन आया। अपने होम टाउन में 1 साल तक मैंने अपना मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट चलाया घर से ही। अच्छा। घर से मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था। और फिर वही जो अक्सर हमारे यहाँ इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि डू समथिंग वाला, कि कुछ करो, ये सही नहीं है। तो फिर मैं वापस इंदौर आया। इंदौर से, हालांकि पढ़ाई इंदौर में ही की थी, इंदौर में ही पढ़ाई कंप्लीट करके बॉम्बे गया। फिर बॉम्बे से वापस अपने होम टाउन आया, होम टाउन से फिर वापस इंदौर आया। फिर इंदौर से फिर से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। इस बार मैंने ज्वाइन की थी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो मुझे फिर उसी में अपना करियर दिखाई दे रहा था। मैं समझ गया था कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वी कैन। सेल्स में सर? सेल्स में नहीं, ऑपरेशन में। सर मैं आपको रोकना चाहूँगा। हाँ सर, जो अपना इंट्रोडक्शन और जो चीज़ें बता रहे हैं, इसके लिए सर के पास नहीं आया हूँ मैं। सर की जो सर अपनी चीज़ें वो इतनी बयान नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे। हम सर को इसलिए मिलने आए, सर से मैं इनसे मिलने आया क्योंकि सर की जो माइंडसेट है, जो चैनल हमारा माइंडसेट के ऊपर चैनल है, उस माइंडसेट पे बड़ी बातें करते हैं, उस माइंडसेट को ग्रोथ पे लाते रहते हैं, और खूब बुक्स पढ़ते हैं, खूब ज्ञान भर रखा है सर ने। और उनके जो नॉर्मल लोगों से जो टर्म्स हैं उससे थोड़े डिफरेंट है। सर से इसलिए बात कर रहे हैं हम आए कि जो लाइफ की लेसन्स हैं, ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स के अलावा जो माइंड का सब्जेक्ट है, वो सर का बहुत वास्ट है। आई थिंक सर वो उसको बता नहीं रहे, वो डिस्क्राइब कर नहीं रहे। तो मैं चाहूँगा कि वो आप लोग सुनो, और वो सुन के लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करो, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बदलेगा। तो इसलिए हम आए, तो देखिए पूरी तरीके से। तो सर ये तो जरूरी आपने वो बताइए, आपने कहते हैं
कॉल सेंटर में आपने किया, यहाँ पर किया, ऐसे किया, तो आपका अब माइंडसेट के बारे में जो हम बातें करते हैं, आप पढ़ते रहते हो सिर्फ, किस तरह की बुक्स पढ़ते हो आप? हाँ देखो, अगर अब पूरा अगर मैं बताऊं तो हर जगह आप कुछ ना कुछ सीखते हो। हाँ। है ना, जैसे बॉम्बे कॉल सेंटर मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने एक टीम लीडर से पूछा था कि कस्टमर्स मुझे गाली देते हैं। हाँ। है ना, तो टीम लीडर ने कहा कस्टमर आपको जानते ही नहीं, कस्टमर गाली दे रहे हैं कंपनी को। है ना, कस्टमर आपको गाली नहीं दे रहे हैं, तो आप पर्सनल मत लो, पहली चीज। और दूसरी बात मेरे टीम लीडर ने ये बोली थी कि फ्रॉम 8 to 4 o'clock, ये मेरी शिफ्ट टाइमिंग थी, फ्रॉम 8 to 4 यू आर कंपनी, बिफोर 8 o'clock in the morning and after 4 o'clock in the night time or in the evening आप संजय हो। इस बीच में आप कंपनी हो, अपने आप को भूल जाओ। और ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सिखाती हैं। जैसे मैंने अपने दूसरे जॉब की जो बात की, बजाज एलियांस में, बजाज एलियांस एक फाइनेंस कंपनी है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वहाँ मैंने सीखा प्रेशर हैंडल करना। और मैं उस समय बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करता था, बहुत ज़्यादा। अच्छा। लेकिन मेरे सीनियर सारे लोग अच्छे थे। एक जो ब्रांच मैनेजर थे वो LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वहाँ से रिटायर्ड ऑफिसर थे और वो यहाँ हमारी कंपनी में मैनेजर थे। तो वो उनको पता था कि संजय इज वेरी हार्ड वर्किंग बट ही इज जस्ट अ शॉर्ट टेम्पर्ड। तो वो कुछ भी होता था वही आते थे मुझसे बात करने, या मुझे बुलाते थे अपने केबिन में, या वो मुझे फ़ोन लगाते थे कि केबिन में आओ और बात करते हैं। आज आपका झगड़ा इससे हुआ है, आज आपका झगड़ा इससे हुआ है, क्या चल रहा है, क्यों झगड़ते हो। तो वहाँ से मैंने सीखा कि हाउ टू बी रेजिलियंट, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है वहाँ से सीखना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं नहीं जानता था कि इमोशनल इंटेलिजेंस है ये चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंट है, मैं ये नहीं जानता था। यही बात बताइए सर, इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बातें बतानी है। लेकिन मैं नहीं जानता, मैं वहाँ से सीखना शुरू कर दिया था। उसके बाद इतना सब होने के बाद फिर जो लाइफ में टर्न आया वो मैं अब्रॉड चला गया, वहाँ 3 साल रहा UK में। और वहाँ पर मैंने एक रिटेल कंपनी में जॉब की और वहाँ पर बहुत कुछ आप पढ़ने गए थे शायद? आप पढ़ने भी गया था और फिर जॉब भी की मैंने वहाँ पर 2 साल, और वहाँ बहुत कुछ सीखा। वहाँ पर सीखा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाइम एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लाइक हाउ टू बिहेव पीपल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवरी सिंगल हेल्प, एवरी लिटिल हेल्प। मैं जिस कंपनी में काम करता था टेस्को, उनकी एक टैग लाइन थी एवरी लिटिल हेल्प। और उस टैग लाइन से हमने ये सीखा कि कस्टमर को क्या चाहिए। बेसिकली कस्टमर को अपना वो जो प्रोडक्ट खरीदने आ रहा है वो तो प्रोडक्ट खरीदने आ ही रहा है, लेकिन कस्टमर को अगर आप विद स्माइल सर्व करोगे और कस्टमर की हर छोटी छोटी बात पे ध्यान दोगे तब कस्टमर रिटेन हो पाएगा। वहाँ पर एक रूल है कि कस्टमर रिटेंशन इज फार इजियर देन गेटिंग द न्यू कस्टमर, है ना। कस्टमर रिटेंशन पे ज़्यादा फोकस करती हैं ये कंपनियां जो होती हैं। और वहीं से ये जो कंसेप्ट आए हमारे यहाँ, जो सुपरमार्केट के और ये जो कंसेप्ट आए हैं, ये फॉरेन के ही हैं, खासकर UK के ही हैं ये, है ना। तो इन्होंने पूरा चेंज ही कर दिया मार्केट। मतलब कस्टमर सर्विस इन लोगों ने सिखाई है जो हाँ आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि हम कस्टमर सर्विस नहीं जानते थे, लेकिन कस्टमर सर्विस को जो न्यू डेफिनेशंस दी हैं, एक नई परिभाषा दी है, इन लोगों ने दी है। थैंक यू, प्लीज, ओके, ये सब लेट मी नो, ये सब इन लोगों ने दी हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो पुराने ज़माने में कस्टमर आता था, शॉपकीपर को वो पैसे देता था और छोटे से छोटा सामान भी शॉपकीपर अपने हाथ से उठा के उसको देता। आज भी यही चलता है गाँव में, आज भी यही चलता है। लेकिन ये जो सेल्फ सर्विस है, सेल्फ सर्विस शुरू हुई है फॉरेन कंट्रीज से, है ना। तो वो चीज़ मैंने सीखी है। वहाँ पर एक चीज़ और सीखी है कि वी शुड नॉट जज पीपल, है ना। हमको एवरी सिंगल पर्सन इज ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज परफेक्ट, राइट, एंड एवरी सिंगल पर्सन इज कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट एनवायरनमेंट। हर पर्सन एक अलग अलग एनवायरनमेंट से आ रहा है। तो मेरी क्या आदत थी, हम इंडियन ठहरे, है ना। मैं वो चेकआउट पे जॉब करता था, मेरा काम चेकआउट का था, जो प्रोडक्ट स्कैन करते हैं वहाँ पर था। कुछ लोग आते थे तो मैं अक्सर जज किया करता था कि यार ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन क्या करता है। लेकिन जब सैटरडे संडे को वो लोग आते थे तब उनका पूरा लुक आउट और पूरा गेटअप, पूरा सब कुछ अलग होता था। अच्छा। क्योंकि सैटरडे संडे दे एंजॉय। तब मैं उनसे पूछता था कि आज आपका ऑफ है, आज क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो। दे यूज्ड टू से आई एम गोइंग टू पेरिस, और फॉर 3 days आई एम गोइंग टू म्यूनिक फॉर 4 days। और जबकि रोज ये लेबर जैसे दिखाई देंगे। कुछ लोग जो रोज कुछ वाइट वॉशिंग कर रहा है, कोई किसी कंपनी में वेटर है, मतलब किसी रेस्टोरेंट में वेटर है, कोई किसी कंपनी में छोटी मोटी जॉब कर रहा है, तो इनको जज नहीं कर सकते हम।
और वहाँ से मैंने सीखा कि नहीं, लाइक डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, है ना, जो हम अक्सर करते हैं, जो हमारी फितरत होती है कि हम कपड़ों से उनको जज करते हैं कि आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ एजुकेटेड। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पर हर पर्सन, मैंने देखा है कि हमसे डबल, आप बोल सकते हैं, यहाँ तो लोग पढ़ते ही नहीं है किताबें, वहाँ पर हर कोई पढ़ता है, इसी पे कोई आर नहीं पढ़ता है। हाँ, कोई वहाँ बुक्स का हर कोई क्या पढ़ता है। सीन ये है? चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि पीपल रीड। सर आदत वहीं से लगी आपको पढ़ने की? हाँ, नहीं वो तो मैं पहले भी पढ़ता था, पहले भी मैं पढ़ा करता था, वाटर, लेकिन वहाँ और देखा मैंने, हाँ, है ना, वहाँ पर बुक शॉप्स देखी मैंने, यहाँ पर बुक की शॉप हुआ करती हैं, वहाँ शोरूम देखे हैं मैंने, हाँ। बड़े बड़े शोरूम बुक्स के, मीन्स लाइक इस एरिया में आपको सेल्फ हेल्प बुक मिलेगी, तो जितनी बुक्स हैं, है ना, उतने एरिया में आपको 8-10 चेयर भी मिलेंगी, आप वहीं बैठ के पढ़िए। अच्छा खासा, ये हॉल तो छोटा है, अगर आप शोरूम की बात करें, मैं जिसको शोरूम बोल रहा हूँ, बुक के शोरूम, तो ये हॉल तो बहुत ही छोटा है। इतने बड़े हॉल में वो सिर्फ दो टाइप की बुक रखेगा, सेल्फ हेल्प बुक और हिस्ट्री बुक, आप बैठ के पढ़िए। लाइब्रेरी जितनी यूके में है, उतनी शायद हमारे पूरे हिंदुस्तान में नहीं होंगी। मैं पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, पब्लिक लाइब्रेरी विच आर फ्री फॉर एनी पर्सन, तो लोग वहाँ पढ़ते हैं, नो डाउट। प्रिंट मीडिया आज भी वहाँ पर बहुत अच्छा चलता है, तो आई लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट प्लेस, हाँ, फ्रॉम यूके। सर मैं ये जो आपकी जो बातचीत है, बुक्स ने आपकी लाइफ चेंज की, कुछ लगता है आपको बुक्स ने कुछ आपकी लाइफ में उद्धार किया है? मेरी लाइफ में तो बुक्स ने पूरा बोचल मचा दिया है। हाँ। जो मैं सिंगल वर्ड बात कर रहा हूँ, जो मैं सांस ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आई थिंक इट इज़ द देन ऑफ बुक्स, और लोगों की भी है, बट बाय द हेल्प ऑफ बुक्स ने कैटलिस्ट बन गया हमारे लिए, मेरे लिए। तो ऐसा आपके लिए है? बुक मेरे लिए मेडिटेशन है। हाँ, हाँ, एक बुक ऐसी लाइक एक ऐसा फ्रेंड बन चुकी है, हाँ, कि मैं जो जिसे बोलते हैं ना अकेलेपन को मैं एक तरह से एंजॉय करता हूँ बुक में, जिसको बोलते हैं कि सॉलिट्यूड, है ना, इंग्लिश में वर्ड है सॉलिट्यूड। आई एंजॉय माई सॉलिट्यूड विथ माई बुक्स, है ना, और मैं बुक अलग अलग वो उसके खरीदता हूँ, अलग अलग जॉनर की, हाँ, अलग अलग जॉनर की बुक्स खरीदता हूँ। जैसे मेरे पास हिस्ट्री भी है ना, मेरे पास क्रिस्टल की बुक्स भी हैं, 2 बुक्स ऐसी भी हैं जो मिनरल्स पे पूरी बेस्ड है, कुछ बुक्स जियोलॉजी की है, कुछ बुक एंथ्रोपोलॉजी की है, और धार्मिक बुक्स भी हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने सारी किताबें पढ़ डाली या पूरा ज्ञान हो गया। एक पत्रकार हैं अशोक कुमार पांडे, वो बोलते हैं कि अगर किसी के घर में आपको किताबें दिखाई दें, बहुत सारी किताबें दिखाई दें, और आप उससे पूछें कि आपने अगर सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं तो आपने क्यों रखा है इन किताबों को, तो जरूरी नहीं है वो व्यक्ति हर किताब पढ़े। कुछ लोग किताबें रखते हैं, है ना, दे लव कलेक्टिंग। एग्जैक्टली। तो मुझे बोला जा सकता है कि आई एम मोर लाइक बुक कलेक्टर देन बुक रीडर। आपने खुद ही बोल दिया। हाँ, और जबकि आप पढ़ते हो सर? हाँ, पढ़ता हूँ मैं, नो डाउट पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी 50% बुक्स अनरेड हैं। हाँ, मेरी जो लाइब्रेरी में, पूरा ऑनेस्ट बताइए सर आपने, ऑनेस्ट, पूरा ऑनेस्ट खुद ही बोल दिया। 50% बुक्स मेरी, एक ईगो नहीं रखा आपने कि अरे मैंने सारी बुक पढ़ रखी है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। नहीं, गुड अनरीड है। मैंने मेरी सारी बुक अभी अनरीड है, 50% अनरीड है, तब भी मैंने 50 पढ़ रखी है। बट हाउ बुक्स चेंज योर लाइफ, as you said meditation, what other advantages of books, so our people who are listening this video can understand कैसे लाइफ में वो आपके कुछ चेंज करती, क्योंकि अभी भी लोग बुक पढ़ने में सो जाते हैं, बुक खोलते ही नींद आ जाती है। एंड आई वांट फ्रॉम दिस चैनल कि एक अच्छी हैबिट, बुक पढ़ने की हैबिट इस पेज से एटलीस्ट लगे, इस चैनल से उनको एटलीस्ट लगे। तो आई वांट एम्फसाइज करूंगा कि क्या मेन एडवांटेजेस है बुक पढ़ने के। देखिए, बुक सबसे पहले तो बुक है ना, आप अलग अलग जॉनर की पढ़िए, है ना, अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़िए। और जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम किसी का माइंड पढ़ रहे हैं। जैसे कार्ल सेगन बोलता है कि व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक यू आर एंटरिंग इनटू द माइंड ऑफ द ऑथर, एंड दैट ऑथर डजंट एग्जिस्ट right now. He may exist somewhere, but he is not in front of you. You are reading his mind. Even if you are reading a novel. मैंने एक बुक पढ़ी थी, it's a novel, very small novel, Old Man and Fish, The Fish and the Old Man, ऐसा कुछ टाइटल है। Hemingway। वो बुक मैंने सिंगल सिटिंग में पढ़ दी। मतलब उसने इतना पकड़ के रखा मुझे, वो सिंगल सिटिंग में, वो एक ही बुक थी जो मैंने सिंगल सिटिंग में 4 या 5 घंटे में पढ़ दी। हालांकि एक अच्छे रीडर के लिए 5 घंटे नहीं लगेंगे उसको पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने पढ़ी
उसको मैंने 4-5 घंटा लगाया उसमें। तो यू आर एंटरिंग इनटू द माइंड ऑफ ऑथर, है ना, सबसे पहले तो ये। और आप उसमें कुछ ढूंढिए मत कि मैंने ये बुक निकाली है तो मैं इसमें से कुछ निकाल लूँगा, मतलब इसमें कुछ फ़ायदा होगा। बुक्स पढ़ने के फ़ायदे बहुत बोलते हैं कि टेंजिबल और अनइंटेंजिबल, है ना। तो एक नापने लायक है, एक हाँ, नई नापने लायक, दोनों है। इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, जैसे अगर आप बुक पढ़ते हो तो उसके बेनिफिट्स बहुत इंटेंजिबल होते हैं। जैसे ये चेयर रखी है, मैंने पैसा दिया, चेयर खरीद लाया, हाँ, राइट, ये टेंजिबल बेनिफिट्स है। हाँ, ये कुछ फॉर्म में काउंटेबल में ये कुछ दिख रहा है। हाँ, ये कुछ दिख रहा है। हाँ, वो जो बेनिफिट्स होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, वो आप उनको मेजर नहीं कर सकते, ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे कुछ सीख रहा हूँ, आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो ये चीज़ हमें नहीं पता कब काम आएगी, राइट। लेकिन बुक पढ़ने से जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं वो काम आते हैं। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा काम आया, मैं मेंबर था टोस्ट मास्टर में, दिल्ली में टोस्ट मास्टर क्लब में मैं मेंबर था। तो एक वहाँ पर एक सीनियर पर्सन थे, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं दे ऑल आर फार इंटेलिजेंट, है ना, और मैं नहीं हूँ वैसा। तो मुझे इस बात को लेके हेजिटेशन होता है, अदरवाइज सेल्फ एक्सप्रेशन के मामले में तो मैं ठीक ठाक हूँ। हाँ, मैं सेल्फ एक्सप्रेस तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतने लोगों के सामने, अगर कुछ लोग मेरे पापा की उम्र के हैं, कुछ लोग पिछले 10 साल 15 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग 20 साल से लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 लोग यहाँ पर सीए हैं जिनका खुद के बड़े बड़े ऑफिस हैं, और मैं किराए के कमरे में रह रहा हूँ। व्हाट आई कैन एक्सप्रेस टू देम जो उनको नहीं पता है, ऐसा क्या बोल दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि आप आइए, आप एक बार अपनी स्पीच तैयार करके लाइए, ये मत सोचिए कि मेरी स्पीच में कितनी इन्फॉर्मेशन है कितनी नहीं है। मैंने फिर अपना सारा बुकिश नॉलेज निकाला, है ना, और मेरी पहली स्पीच थी कि प्रॉब्लम इन ट्रांसलेटिंग। जब हम लैंग्वेज को ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है ना, उस पर मेरी पहली स्पीच थी, और सभी ने मेरी स्पीच बहुत पसंद की, है ना। और वो सारा जो था वो कहाँ से आया, बुक में से ही आया, कंटेंट। हाँ, कंटेंट जो आया वो बुक में से ही आया, क्योंकि मैं ये समझ गया था बुक पढ़ते पढ़ते, खासकर मेरा जो अपना बेनिफिट है वो ये है कि जिस बुक को आप हिंदी में पढ़ रहे हो उसी को आप इंग्लिश में पढ़ने जाओगे तो इट इज यू आर द कंटेंट इज लूजिंग सम ब्यूटी। तो अगर कोई किताब हिंदी में लिखी है और वो बहुत फेमस है, अब उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हो तो वो अपनी ब्यूटी लूज करती है, वो अपनी ब्यूटी खो देती है। तो ये मेरी पहली स्पीच थी, है ना। तब मैंने 2-3 बार ऑब्जर्व किया भी था, फिर मैंने सोचा नहीं, इंग्लिश की किताबों को मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, हिंदी को हिंदी में पढ़ूंगा। हिंदी में जैसे मैं ओशो को पढ़ता रहता हूँ, तो ओशो की वो किताबें जो सीधे उन्होंने इंग्लिश में प्रवचन दिए हैं वो इंग्लिश वाली है, तो इंग्लिश की इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ मैं। जैसे कि एक हैमबर्गर है, वो बाहर ही मिलता है, इंडिया में जैसे नहीं मिलता है। हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं हैमबर्गर, अब उसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में, एक ऐसा डबल रोटी जो हिंदी में डबल रोटी इसके बीच में कुछ लगाया हुआ है, अब वो खा रहे हो, तो उसने अपनी वैल्यू लूज कर दी। हैमबर्गर का जो जूसी टेस्ट जो उनको मिलता होगा और जो यहाँ जो सुन रहा है और जो इंडिया में हिंदी में सुन रहा होगा उसको कुछ अलग टेस्ट मिल रहा होगा। हाँ, कुछ अलग अलग ब्यूटी मिल रही होगी। जैसे कोई स्क्रिप्चर के बारे में बात कर रहा है या कोई फील के बारे में बात कर रहा है, वहाँ का नेचर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की ट्रेडिशन अलग होते हैं, तो उनके पैराडाइम अलग हो जाता है। पैराडाइम मतलब सोचने का तरीका अलग हो जाता है, तो उसी वजह से बात करते हैं। अब उसी बात को जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो कुछ और बन जाता है। हाँ, दैट्स उसी लाइन पे मेरा कहने का मतलब यही है। अच्छा, हाँ, तो इंग्लिश में सबको, मेरा इंग्लिश में इसलिए इतना झुकाव है, अट्रैक्शन इंग्लिश को लेके इसलिए है क्योंकि सबसे जो क्रीम लिटरेचर है, जो क्रीम बातें हैं वो सारी इंग्लिश में है। आई लव यू। हाँ, क्रीम बातें सारी इंग्लिश में है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप वैसे तो ट्रांसलेशन अपनी ब्यूटी खो ही देता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी पर्सन ने जापानीज में कोई बुक लिखी है ना, अभी वो एक और पर्सन को नोबेल प्राइज मिला, शी इज फ्रॉम आई थिंक साउथ कोरिया, एंड शी इज द सेकंड लेडी हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, एंड आई फॉरगॉट द वेजिटेरियन, है ना, वेजिटेरियन को नोबेल प्राइज मिला है। तो उन्होंने कोरियन लैंग्वेज में लिखा होगा, है ना। अब कोरियन से वो ट्रांसलेट हुई होगी इंग्लिश में, वहाँ तक तो ठीक है, सिंगल ट्रांसलेशन। अब अगर कोई उसको हिंदी में पढ़े तो मैं बोलूँगा भाई आप इंग्लिश सीखिए, क्योंकि आप ये बुक, नोबेल प्राइज विनिंग बुक को आप
थर्ड ट्रांसलेशन में पढ़ने जा रहे हो तो इट इज़ नॉट वर्थ रीडिंग, है ना। तो मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ इंग्लिश सीखिए और इसको कम से कम इंग्लिश तक तो सेकंड तक तो जाइए, है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा आप डायरेक्ट साउथ कोरियन लैंग्वेज ही सीखिए और फिर उसकी बुक को पढ़िए, ऐसा नहीं है। ट्रांसलेशन में ब्यूटी खो जाती है, ये तो मैं अच्छे से मानता हूँ, ये तो मुझे मानता क्या हूँ, ये मुझे एक्सपीरियंस है कि ब्यूटी मैंने पढ़ के देखा है। मैंने हिंदी की बुक पढ़ी है और फिर सेम चीज़ को इंग्लिश में पढ़ा है, तो वो इंग्लिश में वो चीज़ वो बता नहीं पा रहा है जो वो हिंदी में बता रहा है। ये हम भी फील करते हैं। मैं इंग्लिश लैंग्वेज में 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो कई स्टूडेंट बोलते हैं सर नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगा सर, मुझे इंग्लिश आती है बट प्लीज़ अलाउ मी टू टॉक टू यू इन हिंदी लैंग्वेज। तो वो जो पर्टिकुलर जब वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना मेरे स्टूडेंट, तो वो हिंदी में ही बोलते हैं, वो मुझे प्रेशराइज करते हैं, गाली हिंदी में गलती, हिंदी में ही बोलूँगा मैं। हाँ, वो बोलते हैं नहीं सर आप कितना भी प्रेशर दे दो मैं हिंदी में ही बोलूँगा। तो फिर वो ठीक है भाई आप बोल लीजिए हिंदी में। सर हम बुक्स इस पे आ गए, हिंदी इंग्लिश पे आ गए, तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। बुक्स की जो क्या आप कंक्लूड करोगे बुक से, और कहते हैं जो आपने बोला कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिला, तो बुक्स हाउ बुक्स क्रिएट कंक्लूड करें तो क्या क्या देती है बुक में? अगर आप कंक्लूड करोगे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बुक्स, यू नो द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। आपको दुनिया के बारे में पता चलता है, आपको लोगों के बारे में पता चलता है, आपको लोगों के कल्चर के बारे में पता लगता है, और सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको पेशेंस होना सिखाती है बुक, क्योंकि वो मूवी नहीं है ना। वो मूवी नहीं है कि आपने फॉरवर्ड करके देख ली कि ठीक है ये आदमी कार चला रहा है इसको वहाँ जाना है, तो आपने थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लिया और उसको वहाँ पहुँचा दिया और आगे का सीन देख लिया। नहीं, बुक में ऐसा नहीं हो सकता, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है। तो वो एक तरह से 2 मिनट वाला गेम नहीं है, 2 मिनट्स वाला गेम नहीं है, 2 मिनट्स वाला गेम नहीं है। वो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ना आपको, पेशेंस सिखाती है। आप बैठिए उसके साथ, आपको पेशेंस के साथ बैठना है। आप अकेले स्माइल करते हैं, आप अकेले दुखी भी हो जाते हैं, रोते भी हैं, कई लोग अकेले, हाँ कई लोग अकेले रोते भी हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी द काइट रनर, खालिद हुसैनी की। हाँ, तो व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक आई थॉट आई हैव कंप्लीटेड दैट बुक इन 3 days। आपने पढ़ी सर वो? हाँ हाँ। जो वो जाता है और उसके अंदर वो चलता रहता है, फिर वो अपने भाई से मिलता है, हाँ। उसका भाई उसका भाई निकलता है, और वो एक बुली से मिलता है, बिल्कुल लड़ाई होती है। तो देन दैट फेस लिटरली माय टीयर्स बाहर आ गए थे, मेरे आंसू बिल्कुल नीचे निकल गए थे। मैं बोला यार कैसे हो गया ये। सो बुक्स ऑल्सो क्रिएट्स इमेजिनेशन इन योर माइंड। और सर आपने कहा पेशेंस, हाँ प्लीज और कंटिन्यू। और आप उसको जीते हो, है ना। आप मूवी देख रहे हो, आप किसी के साथ मूवी देख रहे हो, है ना। मूवी में बहुत कम लोग हैं जो अकेले मूवी देख पाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू गो विद समवन, है ना। तो मूवी वो एंजॉय करते हैं। बुक लाइक मैं मेडिटेशन उसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंडिविजुअल मामला है। वो आप और ऑथर के बीच की बात है ना। वो ऑथर कई लोगों से बात कर रहा है एक बार में, वो कई लोगों से बात कर रहा है, लेकिन बुक आपके और ऑथर के बीच का एक कनेक्शन है उस समय के लिए, है ना। तो और वो ऑथर आपको उस दुनिया में लेके जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके और ऑथर के बीच में, आपके और बुक के बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन है। यू फाइंड योरसेल्फ इन द स्टोरी, कि हाँ आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ते जा रहे हो और आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये वहाँ जा रहा है, ये वहाँ जा रहा है। खासकर एडवेंचर वाली बुक अगर आप द ऑलकेमिस्ट अगर आप पढ़ोगे, ऑलकेमिस्ट ऐसी ही बुक है exactly. ये वाली खालिद हुसैनी की ये वाली ऐसी बुक है। पोलो मार्को पोलो, ऑलकेमिस्ट की जो राइटर है पोलो नाम उनका, पाउलो कोएलो पढ़ी है ना, बड़ी अच्छी बुक है। हाँ, तो उसमें यही है कि वो जहाँ जहाँ वो जा रहा है उसके साथ आप हो। मूवीज में ऐसा नहीं है, मूवी मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर नहीं पाती। मूवी मैं देखता हूँ, बहुत मूवी देखता हूँ, लेकिन मूवी वैसी नहीं फीलिंग देती जैसी बुक्स देती है। सिखाती है, हाँ, आपको बैठाती है, आपको रोकती है, आपका इमेजिनेशन क्रिएट करती है, आपको। और सर कोई स्टोरी हो साथ में, मैं अपने वो शब्द से बोलूँ, आपकी कोई स्टोरी है कि बुक्स ने आपको, बुक से कंटेंट नहीं, जैसे आपने बताया कि मुझे एक मैं स्पीच दे पाया वहाँ पर, स्पीच इजीली दे पाया वहाँ पर, ऐसा और कहीं आप बुक्स ने कोई बचाया कभी कि यार इसकी नॉलेज ने मुझे कहीं बचा लिया? बिल्कुल, बुक्स मुझे रोज बचा रही है। मैं अपनी स्पीच जैसे बच्चों को बुलाता हूँ कि आप स्पीच डिलीवरी करिए, तो बुक्स का जितना भी पढ़ा हुआ है, कहानियाँ, मैं कहानियाँ सुना देता हूँ बुक्स में से। एक टीचर के लिए बुक्स हमेशा हेल्प करती हैं, है ना। तो वो रोज मेरे साथ होता है। इज इट नॉट फॉर टीचर, फॉर एवरीवन बुक्स विल हेल्प? हाँ, फॉर एवरीवन बुक हेल्प, लेकिन एज ए टीचर मेरे प्रोफेशन में तो मुझे ज़्यादा बचा रही, मतलब रोज ही मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर नॉर्मल पर्सन है, एक पर्सन है जिसको कुछ भी नहीं पता, वो नया जैसे यंगस्टर है, द एज ऑफ 20 or 22,
he read books, not books. How उस लेट्स से प्रदीप नाम है उस पर्सन का, प्रदीप है, प्रीति है, प्रदीप या प्रीति है, वो 20-22 साल की लड़की है, लड़का है, वो डेली बुक्स पढ़ता है, अच्छी बुक्स पढ़ता है, नॉन फिक्शन बुक्स ज़्यादा पढ़ता है मोस्टली अपने को बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टेज उसका बढ़ाने वाला ही है। तो क्या इम्पैक्ट होगा उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में वो कैसा वो ह्यूमन बीइंग होगा, वो क्या और लोगों से अलग होगा या सेम होगा, कैसा होगा? देखिए, बुक जो चेंज करती है सबसे पहले आपका परसेप्शन चेंज कर देती है ना। हाउ डू यू परसीव द वर्ल्ड, राइट। जैसे बुक में आप 50 टाइप के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हो, है ना। कोई कैरेक्टर आपको भिखारी जैसा दिखाई देगा उसमें बुक के अंदर, और वो कैरेक्टर किसी कंपनी का मालिक निकलेगा। ऐसा मूवीज में भी होता है। हाँ। लेकिन मूवीज को देखते टाइम वैसा चीज मूवी में देख रहे हो और पढ़ रहे हो, बहुत अंतर होता है ना। बहुत उसमें जैसे ऑलकेमिस्ट है, राइट। ऑलकेमिस्ट में पूरी दुनिया घूम फिर के आ गया, लेकिन उसका ट्रेजर उसके घर पे मिला। अब ये चीज आप मेहनत करके पढ़ रहे हो, पेज पलटा रहे हो, और फाइनली आपको पता लग रहा है, तो उसकी जो फीलिंग है और ऑलकेमिस्ट पे कोई मूवी बना दे और उसकी जो फीलिंग है बहुत अलग अलग आएगी। जैसे इनटू द वाइल्ड है, इनटू द वाइल्ड की आप बुक पढ़िए, है ना, और फिर इनटू द वाइल्ड मूवी देखिए। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये जैकी चैन की मूवी है। पहले मैंने बुक पढ़ी और फिर मैंने मूवी देखी, तो मैं समझ गया कि व्हाट इज द फीलिंग ऑफ मूवी एंड व्हाट इज द फीलिंग ऑफ रीडिंग बुक, है ना। तो बुक रीडिंग से सबसे पहले तो आपको आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। उन जो मैं जिन पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, जो 20-22 लड़के हैं, उनके परसेप्शन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल परसेप्शन चेंज होगा, उनका सोचने का तरीका चेंज होगा। और जब आप मूवी देखते हो, आप मूवी को एज ए एंटरटेनमेंट देखते हो। मैं नहीं मानता कि मूवी कोई सीखने के पर्पज से जा रहा है। मूवी देखने को सीखने के पर्पज से जा रहा है, मजे के लिए जा रहा है। हाँ, वो मजे के लिए जा रहा है, वो एंटरटेन, वो चाहे हिस्टोरिकल मूवी हो, वो कैसी भी मूवी हो। कोई हिस्टोरिकल मूवी देखेगा तो वो सब नाम, उसको 2-4 नए नाम पता लग जाएंगे, लेकिन उसको इवेंट याद नहीं रहेगी, उसको उसके पीछे का, क्योंकि मूवीज को वो ग्लैमरस बनाते हैं। बुक ग्लैमरस नहीं होती, बुक में एक एक पॉइंट, एक एक चीज लिखी होती है ना। अब जैसे आप हिटलर की डॉक्यूमेंट्री कितनी भी देख लो, लेकिन हिटलर की जैसे मी काम्फ, अगर उसकी आत्मकथा पढ़ोगे तो आपको कुछ नई चीज मिलेगी और आप उसको याद रख पाओगे, क्योंकि यू आर पुटिंग एफर्ट, है ना। आप एक एफर्ट दे रहे हो, कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हो। हाँ, आप एफर्ट डाल रहे हो। आपने आज 5 पेज पढ़े, फिर आपको काम याद आ गया, आपने अपना काम किया, फिर वापस अपनी बुक के पास आए, फिर आपने अगले 5 पेज पढ़े, पिछले 5 याद भी रखना है ना। एक अच्छी खासी बुक को पढ़ने में आपने करीबन 1 वीक लगा दिया। 1 वीक के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, इसके साथ क्या हुआ था, फाइनली इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था, है ना। मूवीज में सिंगल शॉट में आपको बता दिया जाता है, और फिर आपका काम हो गया। 3 घंटे की आपने 2.5 घंटे की मूवी देख ली, आपका काम हो गया। अब आपको नई मूवी चाहिए। बुक में ऐसा नहीं है। बुक में यू लिव विद द बुक टिल द एंड ऑफ द बुक, है ना। अगर आप कोई बुक 5 दिन में खत्म कर दो, 5 दिन तक आप उस बुक के साथ हो, तो आपका परसेप्शन चेंज कर देगा वो जो पर्सन का। बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर देगा, थिंकिंग चेंज कर देगा, उनकी शब्दावली, जो बोलने के तरीका वो चेंज कर देगा। हाँ, बिल्कुल। और वो एक हट के, आई थिंक, जो सोसाइटी में जो बात करते हैं, हट के थोड़ा सा दिखेंगे। वो आपको थिंकर बनाती है। बुक आपको थिंकर बनाती है। आप कुतर्क नहीं करते। हाँ, बदमाशी नहीं करते। हाँ, कुतर्क नहीं करोगे आप। कुतर्क मीन्स आप बात को सुनोगे, आप समझोगे, फिर और आप अपना एक ट्राइब डिफरेंट बनेगा। आप कभी भी देखिए, जो रीडर्स हैं उनका ट्राइब अलग होता है। मैं ये नहीं हमारा बना हुआ ये ट्राइब। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो नहीं पढ़ते वो बेवकूफ़ होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इनका जैसे एक आर्टिस्ट लोगों का ट्राइब अलग होता है ना। जो पेंटर्स होते हैं, जो आर्ट डिजाइन करते हैं, उनका एक ट्राइब होता है, राइट। दे अंडरस्टैंड। जैसे अब ये एक हमारे फ्रेंड लोगों ने बनाया है यहाँ पर, तो एक इनका एक, अगर ये चालू रख रहा हो, जो जिस व्यक्ति ने भी बना के गया, अगर वो चालू रखे जीवन में, तो वो उसका ट्राइब अलग हो जाएगा। ऐसे ही बुक रीडर्स का अपना एक ट्राइब होता है ना। वो समझते हैं व्हाट इज रीडिंग। तो सर, आपने रीडिंग से एक बात कही थी, इसमें पेशेंस से मुझे याद आता है आर्ग्यूमेंट। एक बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़े दर्द वाला टॉपिक है, और बड़ा प्रचलित टॉपिक ये भी है, और सीधा देसी स्टेटमेंट ये है, बाप से लड़ाई। अच्छा, आर्ग्यूमेंट विद योर फादर। ये टॉपिक के बारे में आप क्या कहते हो? इसके बारे में कुछ आपकी स्टेटमेंट है? एक बुक है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मतलब आई
फॉरगॉट मोस्ट ऑफ द कंटेंट, हाँ। इवान तुर्गनेव की। हाँ। उस बुक को मैंने हिंदी में ही पढ़ा था, उस समय मुझे इंग्लिश अच्छे से आती भी नहीं थी, एंड आई वांट टू बाय द बुक अगेन। अब उसकी प्रॉब्लम ये, अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बुक लिखी गई थी रशियन में, वो जो ऑथर है वो रशियन है, हो सकता है फिर वो रशियन से डायरेक्ट हिंदी पढ़ी होगी मैंने, तो वो अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे इंग्लिश में पढ़ना है उसको। तो उसमें यही है कि वो ये कहना चाहता है कि मतलब जो मुझे समझ में आया, जितना मुझे याद है उस बुक से, कि बाप और बेटे की बनती नहीं है आपस में, है ना। अब तो खैर शायद फॉरेन कंट्री में बनने लग गई होगी। इनमें क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट हेल्दी नहीं हो पाता, राइट। हमारे यहाँ बाप को हमेशा ऊपर रहना है, खासकर इंडियन सोसाइटी में बाप को हमेशा ऊपर रहना है, वो चाहे उसको नॉलेज हो या नहीं हो, वो हमेशा ये बोलना चाहता है कि आई एम योर फादर, आई एम समथिंग। सब एग्जांपल भी बताना मुझे अपने रियल लाइफ का, है ना, आई एम समथिंग, राइट। अब वो बोल रहा है, बाप जो बोल रहा है कि ठीक है यू आर एजुकेटेड, है ना, आई लेफ्ट कॉलेज इन बिटवीन, आई गॉट द जॉब, लेकिन भले मैंने अपना कॉलेज पूरा नहीं किया हो, है ना, या तू इस समय मास्टर डिग्री कर रहा है, या भले मैंने 12वीं के बाद जॉब करना, लड़के से बोलते हैं, हाँ लड़के से बोलते हैं, लेकिन आई नो मोर देन यू नो, है ना, आई नो मोर देन यू। तो ये जो अभी भी है अपने यहाँ, दुनिया देखी मैंने ज्यादा, हाँ मैंने दुनिया देखी, मैंने बाल ऐसे ही नहीं सफेद किए हैं। कॉमन डायलॉग ऑफ द, हाँ ऑल द बाप्स ऑल द फादर्स, हाँ कि मैंने बाल मेरे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए। हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप बेटे को ऑलरेडी डाउन फील करवा रहे हो। अब अगर वो कुछ अच्छा नॉलेज रखता भी है तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो कर्जदार बना हुआ है आपका, आप उसके कॉलेज की फीस भर रहे हो, आप उसकी बाइक में पेट्रोल डाल रहे हो, आपने उसको बाइक दिलाई भी है, उसको नई बाइक चाहिए तो वो आपसे आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं पा रहा है। तो वो अपनी पूरी की पूरी आर्टिस्टिक, अपनी पूरा इंटेलिजेंस वो बिल्कुल लूज कर रहा है, क्योंकि आपने उसको एक रूम नहीं दिया कि वो आपसे बहस कर सके। वो बोलेगा कि ये कलर जो है, ये कलर सही नहीं है, है ना। अब बाप बोलेगा तुझे क्या पता है कलर सही नहीं है, हम पिछले 20 साल से यही कलर करवाते आ रहे हैं, अब तू बोलेगा कि अभी कलर, अब तू बड़ा हो गया, तेरे को ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है। कलर में ही झगड़े हो जाते हैं लोगों के, है ना, कि नहीं आपके हुए कभी कलर नहीं, नॉर्मली तो पहले बहुत होते थे, अब तो खैर बहुत अब नहीं होते। पापा आपको, अब तो हमने पापा को उनके हिसाब से छोड़ दिया कि आप अपने हिसाब से कीजिए, हमको हमारे हिसाब से करने दीजिए। अच्छा। अब तो वो रास्ता ही अलग है, लेकिन अभी भी झगड़े होते हैं। अभी भी कई मामलों में, जैसे घर पे कोई काम होता है तो हम बोलते हैं गाँव वाले मकान में ये मत करवाइए, है ना, तो वो नहीं मानते। हम बोलते हैं वहाँ कोई रह नहीं रहा है तो उस मकान में ये मत करवाइए, यहाँ ये करवाते हैं, वहाँ ये करवाते हैं। तो इस तरह के झगड़े तो होते रहते हैं। पर हमारे यहाँ एक आर्गुमेंट है, हमारे यहाँ ये फ्रीडम है कि हम आर्गुमेंट कर सकते हैं। वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं वो सेकंड गेम है ना, लेकिन आर्गुमेंट के लिए रूम है। तो मैं ये मानता हूँ जिन घरों में आर्गुमेंट के लिए रूम है, अच्छी बात, कान को खड़े कर लेना, क्योंकि सर अच्छी का बताने वाले। हाँ, जिन घरों में आर्गुमेंट के लिए रूम है, वो घर में रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। अच्छा, हाँ, आर्गुमेंट के लिए रूम होना चाहिए। वो चाहे आपका बेटा आपसे आर्गुमेंट कर रहा है, बेटी आर्गुमेंट कर रही है, आर्गुमेंट के लिए रूम होना चाहिए। और इसको बताइए, अगर वो कुतर्क कर रहा है ना, तब आप बोलिए कि नहीं, ये इसमें दम नहीं है ना, इस बात में, आपकी इस बात में दम नहीं, आप कोई ढंग की बात कीजिए, आप तर्क कीजिए, कुतर्क नहीं, है ना। आप गलत तर्क, हाँ, बस पेरेंट्स ऐसा, जैसे आपने बात शुरुआत की, उनका तो हमेशा ही रहता है मुझे ज्यादा पता है, तो आपके तर्क सारे कुतर्क ही होंगे उनके लिए। तो नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ, जिन घरों में आर्गुमेंट करने का रूम है, जिन घरों में, हाँ, जिन घरों में बच्चों को बोला जाता है कि हाँ चल तू क्या बोलता है ना, इस बारे में तू क्या बोलता है, एक्सप्रेस योर सेल्फ। हाँ, सेल्फ एक्सप्रेशन, एक तरह से ये बोल लो कि जिन घरों में सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए रूम है, वो घरों में रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपस में बहुत स्ट्रांग होते हैं। आर्ग्यूमेंट होते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी परेशान ना हो कि मेरे घर पे लड़ाई होती है, दिन रात ये होता है, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स, शायद आपके भी फ्रेंड्स होंगे, कई फ्रेंड, कुछ ही फ्रेंड है, तो मैंने सुनता हूँ उनसे, मेरे घर में डेली लड़ाई होती है यार, मेरे घर में आर्गुमेंट होते हैं यार, तो दैट मीन्स अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो बेकार बात है। हाँ, नहीं होते तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना। नहीं हो रहा, आर्गुमेंट नहीं हो रहे हैं, आप बाप ने बेटे को डांट दिया, वो जाके अपने रूम में रो रहा है, वो बोल ही नहीं पा रहा है ना, कुछ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अब वो अपने दोस्तों को एक्सप्रेस कर रहा है, उसके दोस्त उसको क्या ज्ञान दे रहे हैं आपको पता ही नहीं है ना। अब उसके दोस्तों ने बोला चल ठीक है, अब मैं तेरे को बियर पिलाता हूँ, उसके दोस्तों ने बियर पिला दिया, वो वहां से कुछ और ही लाइन पकड़ लेगा। अगर वो आके बोल दे कि आपने
मुझे आर्गुमेंट नहीं करने दिया, मैं जाके रो रहा था। अगर वो बिल्कुल एक्सप्रेस कर दे कि कल अपनी बात कंप्लीट नहीं हुई, मुझे बुरा लगा, मेरे को रात भर नींद नहीं आई या मैं सो नहीं पाया ढंग से, आप मेरी बात सुनिए। तो अगर फादर बोले कि आई एम रियली सॉरी कि मैंने कल तेरे को नहीं सुना, वो मेरी गलती थी, मुझे गुस्सा आ गया था, बोल क्या बोलता है? सर ऐसा तो होता नहीं है। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, ऐसा होना चाहिए, है ना। मैं नहीं मानता कि बहुत बाप लोग सारे के सारे इतने बिजी हैं कि अपने बच्चों को सुन नहीं सकते। मैं ये सब नहीं मानता, क्योंकि यही बाप वो लोग हैं जो ऑफिस से आने के बाद पार्क में घूमते हुए मिलेंगे, है ना, लेकिन अपने बेटे से बात करने में इनको परेशानी हो जाएगी, है ना। तो आप बात कीजिए उनसे, वो चाहे कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, वो कहीं भी है, वो उसको तबला खरीदना है ना, उसको तबला बजाना है, उसको पूछो कि ठीक है हम आपको तबला खरीद के दे रहे हैं, है ना, आपका क्या स्टैंड है इसको लेके कि आपको इसी में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, कितना नुकसान कर देगा वो। अगर वो बोल रहा है कि मुझे हारमोनियम सीखना है, कितना नुकसान कर देगा। लाखों की फीस भर रहे हो आप, 40-50 हज़ार का अगर उसको खरीद के दे भी दिया। मैं एक सक्षम परिवार की बात कर रहा हूँ, मैं गरीब परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मिडिल में लेके चल रहे हैं। एक वो अपन एक उसकी बात कर रहे हैं, जो ज्यादातर जिन घरों के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिन घरों के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं वो घर अच्छे हैं, अच्छे और रईस भी हैं। गरीब बच्चों के पास तो डिप्रेशन में जाने का टाइम ही नहीं है। उनको तो पता है कि अपने काम पे जाना है, रोटी कपड़ा मकान कमाना है। हाँ, तो वहाँ तो बेसिक नीड पूरी हो जाए, वो बड़ी बात है। ये डिप्रेशन में कौन जा रहा है? जिनकी बेसिक नीड नॉर्मल बात है, जिनको भूख लगने से पहले खाना मिल रहा है, वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है ना। जिसको प्यास लगने से पहले उसको स्पून फीडिंग हो रही है। हाँ, बिल्कुल, जिनको स्पून फीडिंग हो रही है, बिल्कुल उन लोगों को डिप्रेशन में जाने का बहुत टाइम है ना। अब इनके घर वाले इनसे बात नहीं कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है आपकी। अगर किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ है, मुझे नहीं बताना है, मम्मी को बताओ, भाई को बताओ। घर में एक कन्वर्सेशन का, घर में एक आर्ग्यूमेंट का माहौल होना ही चाहिए। लड़ाई वड़ाई कर रहे हो तो अच्छी बात कर रहे हो। लड़ाई इन द सेंस की हाथापाई नहीं, इन सेंस अपनी बातें रख रहे हैं। अगर आप डेली घर जाके पापा ने आपने ये कर दिया, मम्मी आपने ये कर दिया, अपनी वहां से भी चार्जेस आ रही है, यहाँ से भी रोज आ रही है, अगर दोनों तरफ से जा रहे हैं, आप बोल पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दैट इज अ गुड एनवायरनमेंट, दैट इज नॉट अ स्पॉइल एनवायरनमेंट। पीपल आर इन सर्च और इन थिंकिंग के ये स्पॉइल एनवायरनमेंट होता है, ये बहुत गंदा एनवायरनमेंट होता है। उसके घर में देखो, उसके घर में लड़ाई होती नहीं है, शांत माहौल है, उसके घर में लड़ाई नहीं होती, वो डिप्रेस में पड़ा है फिर वो। अगर आपके घर में लड़ाई हो तो आप शांत हो, मेरे भी घर में होती है, सर के घर में भी होती है, सबके घर में होती है, तो हम ठीक है एक्सप्रेस कर रहे हैं हम एक दूसरे को जानते हैं कि भाई ये काम मत करो, इसको गुस्सा आ जाएगा। वो सब जानते हैं उसको, मुझे सब लोग जानते हैं कि नहीं इसके रूम में मत जाना, इसके रूम में कोई किताब को छेड़ना मत, है ना। उसको मालूम है। देखिए, हम कोई बहुत ही एनलाइटेंड लोग तो है नहीं, हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारे अंदर गुस्सा भी है, हमारे अंदर प्रेम भी है ना, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति केयरिंग भी है ना। अगर दो भाई बहुत झगड़ रहे हैं एक दूसरे से, है ना, बचपन में, थोड़ी देर बाद अगर एक भाई को कोई दूसरा व्यक्ति आके मारे, ये जो झगड़ रहा था अभी वो उसकी खाल खींच देगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये दो भाई, वो उनका आपस में झगड़ा है, वो ठीक, वो आपस में झगड़ रहे, लेकिन इस भाई को कोई तीसरा पर्सन आके हर्ट करे तो बिल्कुल भाई खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये भाई का आपस में झगड़ा है ही नहीं, ये इनकी आपस में कोई बात है जो मैच नहीं हो रही। हालांकि जब दो भाई झगड़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अब ये भाई नहीं रहे, ये अभी भी भाई हैं। इनकी किसी एक बात की वजह से ये बहस कर रहे हैं। नेगोशिएशन अभी क्लोज नहीं हुआ। इनकी नेगोशिएशन में अभी उनको कोई क्लोजिंग पॉइंट नहीं मिला है, तो वो उसमें वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं। बाकी वो भाई हैं, बाकी वो भाई है ना। ऐसे ही रिलेशन में होता है। तो कंक्लूड कर दिया सर हमने। अगर आपके घर में लड़ाई वड़ाई होती है, ये तो मैं इधर वैसे बातें नॉर्मल कर रहा हूं, लड़ाई इन द सेंस आप उसको एक आर्गुमेंट बताइए, तर्क वितर्क होता है, आप उसको ऐसा बोलिए कि जो नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में जो लोग बहुत परेशान और बकवास ऐसे करते हैं कि लड़ाई हो रही है घर में हमारे, आर्गुमेंट को भी लड़ाई बोलते हैं, कुछ बोलने को भी वो लड़ाई बोलते हैं, और कुछ बोलने समझते हैं कि कुछ बुरा हो गया, तो वो बुरा नहीं है। इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ, इफ यू आर स्पीकिंग योर फीलिंग्स, और आप चाहे किसी भी टोन में किसी भी तरीके से बोल रहे हो, वहां से भी यहाँ से आ रहे हैं, तो दैट इज गुड कि आप अपने एक्सप्रेस कर पा रहे हो उसको। बिल्कुल, एक अच्छे माहौल में जहाँ सेल्फ एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, जहाँ सेल्फ एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, वहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि दे आर फैमिली, राइट। मैं अगर मेरे भाई से बहस कर रहा हूँ तो मैं उसको हर्ट नहीं कर रहा हूँ। एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आप
सामने वाले को हर्ट नहीं कर रहे हो, सामने वाले को नीचा नहीं दिखा रहे हो, सामने वाले को आप ये नहीं बोल रहे कि मैं तेरे से ज्यादा कमाता हूं, मैंने इसमें, आप ये सब नहीं कर रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि हम सब इस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं और ये चीज लाते हैं और ये चीज बहुत अच्छी है। बाकी तो भाई भाई सब अलग अलग हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हो, जैसे एक फैमिली है, फादर मदर है, उनके 2 बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं और दे आर आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर, है ना, दे आर आर्ग्यूइंग विथ फादर एंड मदर, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट का जो माहौल होना चाहिए वो एक फ्रीडम के साथ होना चाहिए। न तो माँ बाप बच्चों को नीचा दिखाएं, न बच्चे माँ बाप को नीचा दिखाएं कि नहीं आप तो कैसे भी चल देते हो, है ना, आप तो ठीक से, मतलब आप जैसे हाथ से खाना खाना है ना, तो आप तो हम तो जानते हैं कि फोक और ये कैसे यूज करना है, आप तो जानते ही नहीं पापा, आप तो हमको बदनाम कर देते हो, ऐसा कर देते हो। वहाँ ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना। ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट में उनको पता है कि दिस इज फादर स्टाइल, दिस इज हिज ब्रदर्स स्टाइल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, हेल्दी आर्ग्यूमेंट का, तो वो फैमिली भी हेल्दी है, उनके रिलेशन हेल्दी है। ये इसी बात है। अब आपने सामाजिक प्राणी बोला, अब हम बिल्कुल परफेक्ट तो है नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट हम टोन में लेके बोलेंगे तरीके दिस इज दैट। तो लड़ाई होती है बकवास करके बोलते हैं, बोले तूने मेरे भाई को बोलूंगा तूने क्या कर दिया, तू गधा है, इस तरीके से हम बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं। और यही आदमी अगर मेट्रो में खड़ा होगा और किच कर रहा होगा तो इस वे से नहीं बोलेगा, बोले व्हाट यू थिंकिंग, मतलब एक्सक्यूज मी करेगा। घर में वो एक्सक्यूज भी नहीं करता, घर में वो धक्का मार के आर्गुमेंट करके सीधे केस करवाता रहता है। तो वहां पर अगर हेल्दी बातें कर रहे हैं, देयर फैमिली इज गुड, कि वो बहुत क्लियर है, एक्सप्रेसिव है, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो अगर आपके आर्गुमेंट हो तो अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। इसी के साथ एक टॉपिक निकलता है सर, जिसमें बात कर रहे थे स्ट्रेस और लिंकेज ऑफ दारू, स्पिरिट, नॉट स्पिरिट, अल्कोहल। तो स्ट्रेस और दारू का कॉम्बिनेशन क्या है सर? कुछ स्टेटमेंट है इसके ऊपर, कोई बातचीत है? कॉम्बिनेशन नहीं, मतलब जैसे बोलते मैं गम में हूँ और मैं दारू पी रहा हूँ, ये क्या कॉम्बिनेशन है सर? ये मतलब क्या लगता है आपको? मैं बड़ा गम में हूँ, मुझे आज तो मेरी बंदी भागी, मेरी वाइफ भागी, मेरे ये भाग गया, वो भाग गया, अब मैं जा रहा हूँ दारू पीने जा रहा हूँ। ये एक कॉमन टर्म है जो सुनने मिलता है पिक्चरों में और हर जगह में सुनने को मिलता है। देखिए, एक तो रियलिटी होती है ना, और एक होता है इल्यूजन, है ना। अब रियलिटी ये है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ये रियलिटी है, राइट, है ना। अब मैं उसको पेन को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, रियलिटी ये है। अब उसका सॉल्यूशन ये है कि डॉक्टर के पास जाओ, है ना, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दूर है, या फिर डॉक्टर के पास जाने में मुझे और ज़्यादा वो लग रहा है कि हेजिटेशन लग रहा है, या मैं बहुत लेजी फील कर रहा हूँ, या बहुत ही संकोच कर रहा हूँ, है ना, नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास, मैं कुछ बाम लगा रहा हूँ इधर उधर की बात। अब ये रियलिटी है, पेन हो रहा है, सॉल्यूशन भी है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, एक इल्यूजन खड़ा करूँगा। अब मैं जाके कुछ बड़ा दर्द पैदा कर लूँगा ताकि ये दर्द खत्म हो जाए। इसी तरह से बड़ा दर्द इन द सेंस, या तो मैं बड़ा दर्द खड़ा करूँगा, किसी को डांटने लग जाऊंगा, बहस करने लग जाऊंगा, ताकि वहां से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, है ना। कभी भी देखना, बूढ़े लोग कई बार क्या होता है कि तमाशा इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि वो जो अपनी रियलिटी से भागते हैं, है ना, अकेलापन से भाग रहे हैं वो, तो वो बाहर में कुत्ते को गाली बक रहे हैं, है ना, जबकि कुत्ते ने कुछ बिगाड़ा नहीं है आपको, है ना। या फिर वो बोल रहे हैं कि ये कचरे वाली गाड़ी वाला आया था और इसने पन्नी हमारे गेट के सामने फेंक दी, 4 दिन पहले भी इसने यही किया था और ये हमेशा हमारे घर के सामने। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, छोटे पेन को वो उसको बंद करने के लिए कुछ और बड़ा पेन ढूंढ रहा है। हाँ, वो कुछ और ढूंढ रहा है ना। सेम वे में अल्कोहल है ना। आप प्रॉब्लम को सीधा सीधा देखिए, आपको अल्कोहल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग प्रॉब्लम की वजह से अल्कोहल में जा रहे हैं, है ना, जो एंजॉय करना है, जिनको नहीं आज तो हमको कुछ अलग एक्सपीरियंस चाहिए, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो लोग दुखी होके अल्कोहल पीने जा रहे हैं, वो अपने दुख को सीधा सीधा नहीं देखते, नेकेड करके देखिए, अपने पूरे प्रॉब्लम को बिल्कुल नेकेड करके देखिए, उसमें उसके सारे कपड़े उतार दीजिए। आपके सामने प्रॉब्लम है, उसके सारे कपड़े उतार दीजिए। कपड़े उतारने का मतलब ये कि मुझे सपोज करो 10,000 की जरूरत है, 10,000 की जरूरत में
अगर मैं कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा, कौन देगा कौन नहीं देगा, सारे चीजें देख लीजिए, पूरा एनालिसिस कीजिए कहाँ से आएंगे, है ना। अब वो इतना सोच ही नहीं पाता, वो ऐसे सोचता है कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो भागता है उससे। हाँ, वो उससे भागता है रियलिटी से। अब वो जाता है इल्यूजन में। अब वो 10,000 रुपए उसको चाहिए, लेकिन अभी 100 रुपए हैं उसके पास, है ना। तो वो जाके 100 रुपए का एक क्वार्टर खरीद के लाएगा, वो पी लेगा, अब वो 10,000 रुपए भूल गया, है ना। जैसे ही ये 100 रुपए उतरेगा वो 10,000 फिर से याद आ जाएगा, फिर वो 100 रुपए की जुगाड़ करेगा, फिर वो भाग रहा है ना। तरीका ये है कि आप रियलिटी को एज ए रियलिटी देखिए। हम रियलिटी को रियलिटी जैसा नहीं देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। इसीलिए तो ये जितने भी ज्यादातर लोग धार्मिक हैं, ऐसा दिखाई देता है ना, कि बहुत लोग धार्मिक हैं। इनमें से कई लोग धार्मिक वो हैं जो अपने अकेलेपन से भाग रहे हैं, पहली बात, जिनके जीवन में कुछ हलचल है ना। मक्सिम गोर्की का मैंने एक बड़ा सा वो पढ़ा था, ओशो की बुक में ही पढ़ा था, एक इंसिडेंट बोल लो। मक्सिम गोर्की जब पहली बार यूएस गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, लोगों के लिए सिनेमा हॉल हैं, और इतनी सारी जैसे पब्स हैं, क्लब्स हैं, है ना, ये सब बहुत ज़्यादा है ना। जब उसने अमेरिका में ये सब देखा तो मक्सिम गोर्की ने अपने साथ वाले से बोला कि कितने दुखी लोग हैं यहाँ। तो उसने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, दे आर एंजॉइंग, दे आर हैविंग फन। देखो ये लोग, ये वहाँ जा रहा है, ये क्लब में जा रहा है, वो वहाँ पोकर खेल रहा है, वो यहाँ जो भी उनको गेम्स को बोलो, जो भी लोग बोलते हैं, कितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मनोरंजन का साधन यहाँ है। तो मक्सिम गोर्की ने बोला मनोरंजन की जरूरत पड़ती क्यों है, किसको पड़ती है? जो इधर से कुछ खो रहा है ना, जो इधर से, बहुत डीप बात है सर ये। हाँ, है ना, जो अपने आप में खुश नहीं है वही तो बाहर निकल रहा है, कुछ और ढूंढ के कुछ और पे जा रहा है। हाँ, कुछ और तलाश कर रहा है कि इसको भूल जाऊं, भूल जाऊं, कुछ पकड़ूं नया, जिसे मैं इसको भूल जाऊं। जैसे अभी, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा ना, उनका बताऊंगा, किसी की पेरेंट से लड़ाई होती रहती थी, परेशान हो गए, वो भाग के कहीं और किसी और घर पे चले गए, अपने फ्रेंड के घर चले गए, मगर वो उनको पता है कि कल दोबारा घर पे आऊंगा या आऊंगी तो लड़ाई दोबारा होगी, वो बार बार नहीं कर सकते। जैसे किसी और घर भाग जाना, कहीं और भाग जाना, दैट इज नॉट सोल्यूशन। नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो कोई कुछ बातचीत करें या उसको निकाले, तो दैट इज सोल्यूशन। आप प्रॉब्लम भाग के कुछ और हैबिट पकड़ ले, कुछ मौज पकड़ ले, कुछ एंटरटेनमेंट पकड़ ले, तो वो हम भागते हैं। ये सर आप बता रहे हो। बिल्कुल, एक अपूर्ण आदमी ही भागता है। अगर आप अपने आप में पूर्ण फील कर रहे हो, अगर मैं यहाँ बैठे बैठे आनंदित हूँ, है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों अल्कोहल के लिए जाऊंगा, मैं क्यों मूवी देखने जाऊंगा, मैं क्यों मंदिर जाऊंगा। 100 रुपए का क्वार्टर लेके आए, 10,000 भूल गए, हाँ, दोबारा उतरी, फिर दोबारा 10,000 आ गया, फिर दोबारा क्वार्टर लेने गए। हाँ, वही आपने जो एग्जांपल बताया वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। रियलिटी से हम भागते हैं, वो हमें पता नहीं लगता, सबकॉन्शियसली हम रियलिटी से भागते हैं। अब जैसे ये शादी का जो माहौल होता है, आपको क्या लगता है कि शादी वो सच में 10 दिन की शादी करना चाहता है, या 15 दिन की शादी करना चाहता है, या बहुत रईस है तो और लंबी शादी करना चाहता है, या गाँव का कोई व्यक्ति वो लोन लेके शादी कर रहा है, 3-3 दिन उनके प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं इसको ऐसा नहीं मानता कि दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड दे आर एंजॉइंग द फंक्शन, ऐसा मैं इसको इस तरह से लेते ही नहीं हूँ। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि ये जो लोग हैं, इनके अंदर कुछ तो गड़बड़ है ना, इसलिए ये इतना ज्यादा नाच गाना करते हैं। क्योंकि ये आदमी जैसे ही शादी का प्रोग्राम खत्म होगा, ये आदमी गाली गलौज पे आ जाएगा। कल लड़ाई कर रहा हूँ अपने बॉस से, कल बिल्कुल वो टेंट वाले को बोलेगा कि नहीं, हमने तो आपके सारे तसले भेज दिए थे, हमने तो कोई भी आपका जो रजाई गद्दा है किसी को बम्बू भेज दिए थे, हमने तो सब भेज दिए थे। यही आदमी जो कल डांस कर रहा था अपने बेटे की शादी में, ये दूसरे दिन बिल्कुल झगड़ा चालू करेगा, बिल्कुल झगड़ा चालू करेगा, खाना बनाने वाले को टाइम पे पैसा नहीं देगा, है ना, और जिन का पैसा बकाया है उनको पैसा देने में रुलाएगा। राइट, यही व्यक्ति जो कल अपने बेटे की शादी में खूब नाच गाना कर रहा था, अगर ये बहुत खुश आज है तो कल भी उसको खुश होना चाहिए। सर कल इस बारे में हमने जो रिकॉर्डिंग की थी, हमने बात की थी, वो जो रंग पंचमी वाली बात जो हम अभी वही बात मैच कर रही है। बिल्कुल, जो रंग डाल पागल हो जा रहे थे, बिल्कुल पागल रंग डाल के आज हुड़दंग मचा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और अगले दिन जाएंगे ऑफिस जाएंगे, यही सुबह शाम काम करेंगे, यही बकवास करेंगे, यही गाली देंगे अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, अपने घर परिवार को या आसपास कलीग को। तो वो
एक दिन या 2 दिन या कुछ दिन के लिए वो खुशी को, मतलब वो जो दुख को मिटाने के लिए ये इनके मरहम है ये। हाँ, ये मरहम है। हाँ, बिल्कुल मरहम है। ज़्यादातर केस में यही हो रहा है, ये सारे के सारे मरहम है। अब स्ट्रेस तो भरमार है, स्ट्रेस का निवारण, स्ट्रेस से भरमार निवारण, इसका एक क्वेश्चन थोड़ा डिले करता हूँ। आप बिल्कुल मस्त आदमी हैं, मतलब आप फ्री आदमी हैं, आप स्ट्रेस से फ्री हैं। सर आप मुझे, आप वो बता रहे थे, वो कहानी बता रहे थे मुझे कि मैं, अगर कोई मस्त आदमी है तो कैसे कैसे वो हर जगह पे अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकता है। तो सर आपने जब वो केन्या गए थे, वो स्टोरी से सुनाइए प्लीज़, कैसे कैसे आपने एंजॉय किया, कैसे पता, थोड़ा उसको बताइए। देखिए, आप सबसे पहले तो जिंदगी को, जैसा मैं समझता हूँ, क्यूरियोसिटी के साथ लेना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो, आप एज ए क्यूरियस होना चाहिए पर्सन को। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे वही वाली बात किताबों से ही पढ़ी मैंने। पहली तो बात, लिव विद इंटेंशन, है ना, जैसे हम दोनों इंटेंशनली बात कर रहे हैं। लिव विद इंटेंशन, हाँ, इंटेंशनली, हाँ, इंटेंशनली लिव विद इंटेंशन। अगर अभी कोई मेरा फ्रेंड आ जाए और वो बोले कि ये लो 2000 रुपये और ये मेरे 2000 रुपये, अब अपने पास 4000 रुपये हैं, अब हम बहुत अच्छी दारू पियेंगे चल के, मेरा इंटेंशन नहीं है वो, ये वो उसका इंटेंशन है, तो मैं उसको बोलूँगा आप जाइए। दिस इज नॉट माई इंटेंशन राइट नाउ, आई वॉन्ट टू लिव माई एवरी सिंगल मोमेंट विद इंटेंशन, है ना। तो मैं जब भी जाता हूँ कहीं भी, है ना, मैं हमेशा इंटेंशन के साथ जाता हूँ, नहीं तो मैं आपको मैं घर पे ही मिलूंगा, है ना। और घर पे भी मैं विद इंटेंशन बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि जेब खाली इसलिए घर पे बैठा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब वो मुसीबत ने बिठाया, वो मैं अपने आप से बैठा हूँ। हाँ, है ना। मैं दिल्ली में भी करीबन 10 साल रहा। दिल्ली में जानता ही नहीं बहुत अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं थे या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरा इंटेंशन ये था कि मैं ये जानना चाहता था कि अच्छी किताब की बुक कहाँ कहाँ है। मुझे मालूम है, जैसे ज़्यादातर मैं वो वहाँ जाता था, अपने राजीव चौक में जो अग्रवाल है ना, अग्रवाल, है ना, एक डी विंग में या कौन से सीपी में जो कनाट प्लेस में, वो जैन है या अग्रवाल है, दोनों एक साथ। आई डोंट नो, अच्छी उनकी दो बड़ी बड़ी शोरूम जैसे ऊपर भी दोनों है, वही उनके यहाँ अक्सर जाता था मैं। और नेहरू प्लेस जाता था। नेहरू प्लेस में एक अंकल उस पे फुटपाथ पे बुक बेचा करते थे, पता नहीं आप बेचते कि नहीं, उनके यहाँ जाता था। तो ये कुछ स्पॉट थे मेरे जो महीने में 1-2 बार जाया करता था। मैं बुक खरीदूं या नहीं खरीदूं, मैं जरूर था। बस यही मेरा वो था, और ये मेरा इंटेंशन था। मैं इस तरह से इंटेंशनली जीता था। इंटेंशनली जो मैं नहीं करता था वो था जॉब, है ना। मैं बता रहा हूँ कि जो जॉब करने का मेरा इंटेंशन कभी नहीं रहा है। वो इसलिए करना पड़ता था कि रोटी चाहिए, सिंपल सी बात है ना। जॉब मेरा इंटेंशन कभी नहीं रहा कि मैं ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा और 1 तारीख को सैलरी लेके आऊंगा। सैलरी अच्छी लगती है, लेकिन वो जो जॉब है, वो जो करना है, वो मेरा इंटेंशन नहीं था। बट आई यूज्ड टू एंजॉय, है ना। आई यूज्ड टू एंजॉय विद क्यूरियोसिटी, कि हाँ, एक क्यूरियोसिटी पैदा कर लेता था कि हाँ, ये भी इंडस्ट्री है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, वो मैं सीखता था। लेकिन इंटेंशन मेरा वो नहीं था। और ट्रैवलिंग के मामले में मैं कहीं भी जाऊं, है ना, वो मैं इंटेंशनली ही जाता था, इसीलिए मैं सोलो ट्रैवल करता था। अक्सर 1 या 2 बार गया हूं मैं ग्रुप के साथ, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्रैवल सोलो, है ना। जहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओ, रिलैक्स हो पाओ, हौच पौच पे प्लानिंग वाइज, और सबको टिक कर लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, वो देख लिया, नहीं किया। आई हेट पैकेजेस, आई हेट ट्रेवल पैकेज और आई हेट टूर पैकेजेस, है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जैसे जो आप कीनिया की बात कर रहे हो, कीनिया में मुझे मालूम था, देख चुका था मैं, अगर आप प्रिकॉशन लेना जानते हो तो आप दुनिया की किसी भी जगह पर घूम सकते हो, है ना। और एक और ट्रेवलर है जिसको मैंने टेडेक्स पे ही देखा था, वो बोलता है कि अगर आप कॉन्शियसली वॉक कर रहे हो तो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो, है ना। अगर आप सेल्फ कॉन्शियसली वॉक कर रहे हो, आप बार बार अपने पॉकेट पे हाथ लगा रहे हो, बार बार अपने कैमरे को छू रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि यू आर इनवाइटिंग दी स्नैचर्स, है ना, पॉकेट स्नैचर्स को आप इनवाइट कर रहे हो कि ये आदमी डरा हुआ है। अगर आप उनके ही जैसे चल रहे हो, बी वन विद देम, तब नहीं होता से अलग दिखोगे नहीं और ऑटोमेटिकली कोई आपको हाथ नहीं मारेगा। हाँ, आप इतना सेल्फ कॉन्शियस क्यों हो रहे हो? सिंपल सी बात है, जस्ट ट्रेवल लाइक दे, यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ये रूल है, एक अच्छा गवर्नमेंट निकल गया, जो ट्रैवल करना चाहता है कहीं भी जाना है, उसकी कंट्री की हाल चाल और चेक कर लो, वैसे ही घूमते रहो मजे में। तो वो आप कहीं भीड़ में अलग दिखोगे नहीं, तो वो आपकी टेंशन नहीं रहेगी, छीने चपटेगी,
इतने इनसिक्योर रहोगे तो उतना ज़्यादा वो नुकसान रहेगा। हाँ। और आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो आपके तरफ लोग अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। सेल्फ कॉन्शियस को ज़्यादा नुकसान होता है। अगर जिनको भी अगर आप देखोगे जो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं ना, वो टारगेट बन जाते हैं ना, दे बिकम टारगेट फॉर अदर्स। उनको दिख जाते हैं वो। हाँ, वो दिख जाते हैं, वो टारगेट बन जाते हैं। और आप प्रिकॉशन लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आधी रात को आप घूमिए, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है आप ट्रेवलर हो, है ना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर अ ट्रेवलर, राइट, एंड डोंट बिकम सेल्फ कॉन्शियस, कम टू योर रूम ऑन टाइम, जहां भी आपने होटल में रूम ले रखा है, कम ऑन टाइम, टॉक टू द पीपल, आसपास के लोगों से बात कीजिए, बिल्कुल एंजॉय कीजिए, है ना। क्यों जाना है हमको आधी रात को, है ना, 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद पूछ लो कि यहाँ मार्केट कब तक खुला रहता है। जैसे ऋषिकेश जैसी जगह है, ऋषिकेश इज द बेस्ट प्लेस, यू कैन वॉक अराउंड हियर एंड देयर एनी टाइम। लेकिन अगर आप दिल्ली जैसी जगह में है ना, जहां आप जानते नहीं, कुछ ऐसे एरिया में है, तो मत जाइए ना, 10-11 बजे के बाद मत जाइए। हो सकता है कि ऑटो वाला आपको ओवरचार्ज कर दे, है ना, दिल्ली में ऐसा हो सकता है, राइट। दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, आप कहीं घूम रहे हो, पता लगा आप अपनी होटल के 1 किलोमीटर दूर ही हो, बट यू फॉरगॉट द वे, आपने ऑटो पकड़ा, ऑटो वाला घुमा फिरा के आपको 500 रुपये चार्ज कर सकता है 500 नहीं करेगा, 200 चार्ज कर सकता है। तो ऐसा मत कीजिए दिल्ली जैसी जगह में, प्रिकॉशन लीजिए और फ्री रहिए। क्या हुआ सर, आगे बताइए, है ना। अब जैसे अपन वापस अपन केनिया पे आते हैं मैं जब नैरोबी में, तो नैरोबी इज द गुड सिटी, वहाँ इतना इनसिक्योर कोई फील करेगा नहीं। लेकिन जब मैं नैरोबी से मारा गया, पूरी स्टोरी बताइए कि कैसे कैसे जगह है, आपने एंजॉय कैसे किया, कैसे कैसे आपका प्लान क्या था? आपका प्लान कभी नहीं करता, मैंने बताया ना कि आई हेट, नहीं वो प्लान फॉर ट्रैवल, आई हेट आइटनरी, आई हेट पैकेजेस, है ना। मुझे पता है केनिया में मुझे मसाई मारा घूमना है, मसाई मारा घूमना बस। जैसे आप यहाँ आए हो, यू केम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, राइट, सर से मिलना है बस मिलना है, हाँ, सर से बात करना है। तो आपको तो ये भी नहीं पता था कि कल रंग पंचमी है, बसें बंद रहेगी। यू केम टू इंदौर एंड ऑल द वे फ्रॉम इंदौर टू 40 किलोमीटर यू केम बाय कैब, जबकि वो कहाँ 50 रुपये हो सकता है ना। आपका एयरपोर्ट से बस स्टैंड आने का आपको लगता करीबन 40 रुपये, 30-40 रुपये, और 50 रुपये वहां से यहाँ तक आने का लगता। आप जो काम 100 रुपये में करते हो, आपने 1500 में किया है ना। तो ऐसा नुकसान होता है अगर आप पैकेजिंग में नहीं, पर वो पैकेज वाला इससे ज्यादा ले लेता है, आप समझ रहे हो, पैकेज वाला। अब आपको इसमें एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं यार, एमपी में रंग पंचमी मनाई जाती है एक्सपीरियंस हो गया, ये एक एक्सपीरियंस है कि एमपी में रंग पंचमी मनाई जाती है, और गलती से आप रंग पंचमी के दिन पहुंच गए एमपी, राइट। तो मैं कभी नहीं बनाता, मेरा इंटेंशन ये था, मैं बचपन से मसाई मारा के डॉक्यूमेंट्री देखता आया हूँ, है ना। मुझे बचपन 12वीं क्लास से मुझे पता था कि कितने टाइप के जानवर मारा रिवर के आसपास घूमते हैं। मारा इज द रिवर एंड मसाई इज द नेम ऑफ द ट्राइबल। सर मैंने पढ़ा था कि हिस्ट्री बुक में एक पिक्चर भी था मेरे माइंड में है, वो मसाई मारा मेरे लोग, उसमें उसकी से ट्रांसलेशन ये होता है क्या? यू मे बी राइट, आई डोंट नो, बट वहाँ पर जो रिवर है उस जंगल में, उस रिवर का नाम है मारा, और वहाँ की जो ट्राइब है उनका मसाई है, वो है मसाई ट्राइब। ओके, तो वो ओवरऑल मिला के उस एरिया को मसाई मारा बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि वॉट एवर हैपन्स विल हैपन, राइट, मुझे तो वो जंगल देखना है। मैंने ये चेक किया था कि कैसे एंट्री होती है, इंटरनेट पे जो चेक करना था, नैरोबी से कितना दूर है ना, कहाँ कैसे कैसे जाना है, बस इतना चेक किया था। एंड आई जस्ट बुक द टिकट, है ना, आई अप्लाइड फॉर द वीजा, आई गॉट द वीजा विद इन 4 days एंड आई बुक। उसमें तो इतने नियम थे, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगर कोई, मैं सच बता रहा हूँ, अगर कोई मेरी जगह होता तो पैनिक हो जाता। उसमें एक ये नियम था कि आपको येलो फीवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। अब ये बात मुझे तब पता लगी जब मेरी जर्नी के 4 दिन बचे थे, अच्छा, है ना। देन आई मेड अ कॉल टू एम्बेसी, और उन्होंने बताया कि आपके पास एक येलो फीवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मैंने बोला ये तो मुझे पता ही नहीं था, और ना आपने पहले लास्ट टाइम आपने बताया भी नहीं। तो बोले कि मुझे लगा आप जानते हो। ऐसा हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स इट इज नॉट योर फॉल्ट, लेट्स अज्यूम इट इज नॉट योर फॉल्ट, है ना। अब मैं गया, मैंने सोचा कि येलो फीवर का जो सर्टिफिकेट है, मैं नहीं जानता था होता क्या है ये येलो फीवर का जो सर्टिफिकेट है, मैं भोपाल जाके ले लूँगा, क्योंकि एमपी में सिर्फ भोपाल में ही वो है जो टेस्ट करते हैं, येलो फीवर टेस्ट करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं, है ना। मैंने सोचा कि हैंड टू हैंड दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में, 2 घंटे में। तो दूसरे दिन फ्लाइट थी दिल्ली से, और मैं पहले दिन भोपाल में बैठा हूँ, और भोपाल में दैट डे वाज सैटरडे और समथिंग, जिसमें वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो उस पर साइन करते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं मेडिकल ऑफिसर को, कुछ MBBS नहीं कुछ वो A ग्रेड,
वो शायद बी ग्रेड या ए ग्रेड ऑफिसर होते हैं, हाँ, वो साइन करता है। आई जस्ट फॉरगॉट द ऑफिसर डेजिग्नेशन है ना। हाँ, तो मैं वहाँ गया हॉस्पिटल के जहाँ पर ये मिलता है, तो उन्होंने बोला सर तो आज छुट्टी पे हैं, आप कल आइए। मैंने बोला कल तो मेरी फ्लाइट है और कल तो दिल्ली से फ्लाइट है। तो फिर कुछ हुआ नहीं, दिन भर में भटका वहाँ पे करीबन 3-4 घंटे भोपाल में। फिर मैंने सोचा कि फॉरगेट एवरीथिंग, है ना। शाम को भोपाल से डोमेस्टिक फ्लाइट ली और आई लैंडेड दिल्ली, है ना। मेरे को ये पता था कि यहाँ कोई नहीं रोकेगा, है ना, मुझे जाने से कोई नहीं रोकेगा। येलो फीवर जाते टाइम कोई नहीं देखता। येलो फीवर का सर्टिफिकेट देखा जाता है जब आप केनिया से वापस आ रहे हो। ये बात मुझे पता थी। तो मैंने सोचा लेट्स गो, है ना, जो भी होगा घूम तो आऊंगा, कम से कम देखी जाएगी, हाँ, बाकी देखा जाएगा। फिर मैं एयरपोर्ट पे गया। और ये जो नेचर है ना, ये मेरा बुक से आया, जो अभी आप बात बुक की कर रहे थे। ये जो नेचर आया ना रेजिलियंस का, ये जो नेचर आया चीजों को देखने का, क्यूरियोसिटी, ये सब बुक से ही आया, है ना। क्योंकि मैं ऐसे एनवायरनमेंट से नहीं आया जहाँ पर इतना क्रेजी डिसीजन ले लोग, है ना। मैं उस एनवायरनमेंट से नहीं हूँ। मैं 12वीं तक बहुत छोटे गांव में, अब तो खैर बड़ा हो गया है, हरदा उस समय तक तो बहुत ही छोटा था। तो वहाँ पर इतने क्रेजी डिसीजन लेने वाले लोग मेरे आसपास तो नहीं थे, और बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली ऐसे लोग नहीं थे। हम मतलब इस डिसीजन ले नहीं पाते क्योंकि हाँ, वो आउट ऑफ द माइंड होता है, वो आउट ऑफ द सोशल बुक होता है, हाँ, तो नहीं पाते। तो बुक से वो मिल गया। हाँ, वो चीज़ मुझे बहुत मिली बुक पढ़ने से, है ना। तो अब मैं वहाँ पे था दिल्ली एयरपोर्ट में। फिर सारा कुछ कर लिया था मैंने कि हाँ, एंट्री कर ली थी, जो भी चेक इन था सब कर लिया था। एंड आई वाज सिटिंग देयर, जहाँ से सिर्फ आपको गेट में अपना पासपोर्ट दिखाना है और आगे बढ़ना है ना। वहाँ पर एक और पर्सन, मैं जब उनसे डॉलर लेने गया तो एक और पर्सन मिला इंडियन, एंड उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो थाईलैंड में जॉब कर रहा है ना, और उसको एंट्री करने में बोल दे कि आपको इन कैश 30,000 रुपये चाहिए अभी। अब बोला ऐसा तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने सोचा कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ये नहीं पता है, क्योंकि मैं तो फिर भी ठीक हूँ। मैंने अपने आप को उससे कंपेयर किया कि मैं तो फिर भी ठीक हूँ यार, ये तो जा भी नहीं पा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आपको, उसने अपनी पूरी कथा बताई। मैंने कहा आपको क्या हुआ? बोले यार ये लोग ना यहाँ पर 30,000 देख रहे हैं, जबकि थाईलैंड में देखा जाता है। थाईलैंड में मैं दिखा दूंगा। मैंने कहा यहाँ क्या दिक्कत? बोले मैं यहाँ इनको दिखाऊंगा, तो मैं थाईलैंड में जॉब करता हूँ, ये मेरा वहाँ का कार्ड है। अब इनको मैं कैसे दिखाऊं कि इस कार्ड में पैसे हैं? तो मैंने बोला कैश नहीं है आपके? बोले कैश बिल्कुल नहीं है यार मेरे पास। तो ही केम टू मी विद लाइक एक उम्मीद के साथ, एक एक्सपेक्टेशन के साथ कि मैं उसकी कुछ मदद करूं। तो उसने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, मेरे को 30,000 के डॉलर दे दीजिए और मैं आपको 30,000 मेरे भाई को कॉल करके फॉरवर्ड करवाता हूँ, है ना। और बोले कि मैं ये बहुत लोगों से पूछ चुका हूँ, कोई कर नहीं रहा है यहाँ पे। एंड तो मुझे मेरा येलो फीवर याद आया कि भाई मैंने भी कल बहुत स्ट्रगल की येलो फीवर के सर्टिफिकेट की, मुझे नहीं मिला, है ना। अगर मैं नहीं जा पाता तो कितना दुख होता मुझे। नहीं यार, आप जो फेस मैंने किया था, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, मैंने बोला नहीं आप अपने भाई से बात कीजिए, कोई बात नहीं। उसने उसके भाई को फोन लगाया जो इंडिया में ही था। उसके भाई ने अब मेरा अपना ये नंबर लिया, फोन पे नंबर, और उन्होंने उसी टाइम 30,000 रुपये डाल दिए। बोले सर मैं आपको पहले डाल रहा हूँ, फिर आप उनको देना। फिर मैंने उसको डॉलर खरीद के दिए। अच्छा। उसको कि भाई अब ये डॉलर आप दिखाइए और आप अंदर जाइए। तो वहीं से शुरू हो गया था मेरा तो जो अनप्रिडिक्टेबल जो भी था जर्नी थी। हाँ, जर्नी। मुझे पता ही नहीं था कि किसी की ऐसी मदद करना पड़ जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू हो गया। फिर अंदर गए हम, गेट में एंट्री हो गई। फिर जो जहाँ से जो गेट आते हैं ना कि ये वहाँ का गेट है, ये गेट नंबर 45, गेट नंबर 46, ये वो। मैं पहुँच गया, फ्लाइट थी सुबह 6 बजे, सुबह 5:30 या 6 बजे। मैं पहुँच गया 3 बजे, बिल्कुल अपना अप टू डेट, है ना, बिकॉज आई वॉज वेरी क्यूरियस, है ना, कि जो चीज़ मैं टीवी में देख रहा था आज भी देखूंगा, लाइव देखूंगा। तो मैं 3 बजे बिल्कुल गेट के सामने, जिस गेट पे हमारी एंट्री है फ्लाइट के अंदर, वहाँ 3 बजे 3:30 बजे मैं बैठ गया। 2 अफ्रीकन वहाँ बैठे हैं, एक सोमालिया का था और एक का नंबर तो मेरे पास आज भी है। एक्साइटमेंट हो रही है, अरे इनके पास जा रहा हूँ मैं साथ में। एक डैनियल नाम का बैठा था और एक और सोमालिया का था। तो उसमें से एक से तो मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ। बोले यार तुम्हारे इंडिया में ना बड़ी एक अजीब सी प्रॉब्लम है तुम्हारे एयरपोर्ट पे। बात किस शुरू की? आपने शुरू की, उन्होंने शुरू की? मैंने ही शुरू की कि मैंने कि आर यू फ्रॉम केनिया? उनका हाँ, आई एम गोइंग टू केनिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसे बातचीत शुरू हुई। तो उसने बोला यार यहाँ एक बहुत अजीब सी प्रॉब्लम, देयर इज अ बिग इशू हियर इन इंडियन एयरपोर्ट। मैंने कहा क्या? बोले देयर इज नो वाईफाई। तो मैंने उसको बोला साइज देखा आपने इंडियन दिल्ली एयरपोर्ट का साइज? साइज तो देखो आप इसका।
इंदिरा गांधी फाड़ देंगे एयरपोर्ट वाईफाई को। हाँ, कहाँ चलाओगे आप वाईफाई? तो उनके बोले हाँ यार, लाइक यू आर राइट। तो उनका आपको जो भी काम है आप मुझे बताइए, मैं अपना इंटरनेट ऑन करता हूँ और आप यूज़ किए। दोनों को फिर मैंने अपना इंटरनेट शेयर करवाया, हॉटस्पॉट शेयर करवाया, एंड देन दे स्टार्टेड टॉकिंग टू देयर फैमिली। इनका आप चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एवरीथिंग इज फाइन, है ना, आप यूज कीजिए। तो उसमें से एक से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, एंड ही आल्सो सपोर्टेड मी इन नैरोबी एयरपोर्ट। देखो आपने कुछ मदद की, उसने आपकी भी हेल्प कर दी। उसने वहाँ भी मुझे हेल्प की अच्छे से, और तरीके से उसने मुझे लाइन में लगवाया। उसने बोला ये गेट है, यहाँ पर आप कॉफ़ी पीजिए और फिर यहाँ से कैब लेके जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाइएगा। उसने वो कॉफ़ी शॉप तक छोड़ के आया। अच्छा, हाँ, वहाँ नैरोबी में। तो और ये आपका कैश पॉइंट है, आपके सारे वीज़ा कार्ड, आपके सारे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इसमें चलेंगे। आप इसमें पैसा, उसमें आपको बिल्कुल केनियन शिलिंग में वो आपको पैसा देगा, यहाँ का एटीएम। उसने सब बताया कि यहाँ क्या क्या, क्योंकि वो भी ट्रैवलर था, वो भी एक कंपनी के थ्रू इंडिया आ चुका था, 2-3 बार आ चुका था वो, तो वो जानता था ये सब चीज़ें। यहीं से शुरू हो गया था मेरा, एयरपोर्ट से शुरू हो गया था। फिर मैं नैरोबी में मैंने एक ट्रेवल वाले से बात की कि मसाई मारा कैसे जा सकते, वही इंटरनेट पे देख के। तो उन्होंने इतना ज़्यादा बताया कि मेरा बजट से बाहर था। तो वो जो पैकेज था, अगेन आई थॉट नहीं, पैकेज से तो मैं ऑलरेडी डरता हूँ, आई डोंट वांट पैकेज वाले से इसलिए बात की कि हो सकता है मेरे को उस गांव में छोड़ के आ जाए, लेकिन वो पूरा पैकेज दे रहा था, वो गांव में छोड़ने की बात कर ही नहीं रहा था। तो लोकल लोगों से पूछा कि आई वांट टू विजिट मसाई मारा, हाउ टू गो देयर। लोकल लोगों ने बताया कि ये बसें चलती हैं, आपको बीच में एक जगह और बदलना पड़ेगा, और फिर आपको वहाँ से छोटी छोटी टैक्सी चलती हैं, कार जो होती है वो रहेंगी, और वहाँ से 1 घंटे की जर्नी है, वो मारा विलेज में आप जाइए, और आपको वहाँ 1 रात रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जो शुरू होती हैं उनकी मसाई मारा नेशनल पार्क के अंदर जो गाड़ियाँ जाती हैं वो सुबह 7 बजे चली जाती हैं, वो सुबह 7 बजे उसकी एंट्री हो जाती है। तो आपको 1 रात वहाँ मारा में रहना पड़ेगा। 1 रात रहना पड़ेगा? हाँ, मतलब पहले दिन। अच्छा, मतलब 1 रात पहले पहुँच जाइए आप। अच्छा। तो फिर मैंने वहीं से अपना बैग पैक किया और बस पकड़ी। एक नकोर एक जगह है, नकोर के लिए, वहाँ से मैं नकोर गया, और फिर नकोर से एक और टैक्सी ली, और नकोर से फिर मैं उस गांव पहुँच गया। अगेन मेरा इंटेंशन था कि कम से कम बजट में मैं ये पूरी जर्नी कर लूँ, क्योंकि वो जो एंट्री है, वो एंट्री फॉरेनर्स के लिए $100 समथिंग, 8-9 हज़ार, तो वो एंट्री टिकट है उसके अंदर जाने के लिए। अच्छा। तो मैं चाहता था कि कम से कम बजट में जो अपना बेसिक चीज़ें हैं वो कम से कम बजट में हो जाए। और मसाई घुमाओ। हाँ, क्योंकि मेन पैसा तो अपने को यहाँ खर्च करना है, ऐसा नहीं हो कि वहाँ के लिए कम पड़ जाए या वहाँ मैं सोचने लगूँ। तो मैंने बाहर ही एक छोटी सी होटल थी, एक अपने को पैसेंजर से बात करके उसने मुझे वहाँ बताया कि दिस इज़ दी होटल एंड यू कैन स्टे। खाना आप यहाँ मत खाइएगा, खाना बाहर खा लीजिएगा अच्छे रेस्टोरेंट में, और यहाँ के आपको रात भी। कितने शिलिंग मिला था वो सब बता रहे थे? शिलिंग कुछ मिला था आपको? हाँ, 500 शिलिंग में मिल गया था। मतलब 400-500 रुपये, 400-500 रुपये इंडियन रुपीस में। हाँ, 400 रुपये, 350-400 रुपये के करीब। तो वो 500 शिलिंग मैंने सोचा बहुत सस्ता है, बहुत बढ़िया है। आई डिड नॉट नो कि व्हाट विल हैपन, लेकिन अच्छा था वो। जो पुरानी मूवीज की जो लॉज नहीं होती, एक के स्वाद में एक कमरे होते हैं और सामने बहुत बड़ा जंगल था, इस तरह की वो थी वो। अच्छा। क्योंकि वो तो हमारा एक विलेज है वहाँ पे। तो मैं वहाँ रुका, और सिर्फ इंटेंशन ये था कि पैसा बचाना है ना। फिर मैं खाना खा के आया, अपनी गाड़ी भी बुक कर ली। दूसरे दिन जिस गाड़ी से जाना था, वो ड्राइवर का नंबर लेके आया। ड्राइवर कौन? वो जो को पैसेंजर मिला था, कोई ड्राइवर था? वो तो वहीं का रहने वाला एक वो था पर्सन जिसने मुझे होटल दिखाई थी। को पैसेंजर जो नैरोबी से मेरे साथ आया। ड्राइवर आपको वहीं पे मिल गया? कहीं ड्राइवर वहीं, उन्होंने बता दिया था कि यहाँ ये लोग, ये जो गाड़ी होती है लैंड क्रूजर, ये लोग आप सबसे बात कर लीजिए, जो आपको सस्ते में घुमा दे, जो आपको लगे सूटेबल, उससे आप जा सकते हो। तो पॉल नाम का एक पर्सन मिला, पॉल ने बोला कि हाँ हम इतना पैसा लेंगे, आप 2-4 लोगों से और पूछ लीजिए, यही रेट है। तो पॉल से मैंने बात की, और फिर पॉल ने अपना नंबर शेयर किया, और हमने बिल्कुल कर लिया कि मैं सुबह 7 बजे इस जगह पे, इस पेट्रोल स्टेशन पे आ जाऊंगा मैं, और आपकी गाड़ी, बोले हमारी गाड़ी आपको यहाँ लेने जाएगी, आप यहाँ मिलना, आपकी होटल तक हमारी गाड़ी नहीं आएगी, वो होटल आपके अंदर है, जो मैंने होटल बताई उसको। तो मैं वहाँ से खाना खा के और अपने होटल में आ गया। होटल में 11 या 12:30 बजे तक तो मैं अपना किताब पढ़ता रहा, अच्छा लगा। उसके बाद पावर कट हो गया, और वो पावर कट ऑन ही नहीं हुआ सुबह तक, एंड आई वॉज टोटली स्केयर्ड कि भाई, और मुझे डर भी लग रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूंगा तो ये जंगल में होटल है, दरवाज़ा खोल के मैं सो नहीं सकता। आपने बताया था कि वहाँ बाहर
वो कुछ दारू वारू पी रहे थे लोग। हाँ, वो उनका पब है, उसी होटल का एक पब था। अच्छा अच्छा। उनका ही पब था, वहाँ पे लोग दारू वारू पी रहे थे, तो वो उनसे ऑलरेडी स्कैर्ड था मैं, है ना, कि यार ये लोग, एक तो जंगल जैसे एरिया में होटल है और अच्छा खासा पब चल रहा है, हालांकि थोड़ी सी दूरी पे एक गांव भी बसा हुआ था, है ना, लेकिन आप जैसे ही दरवाजा खोलोगे सामने बिल्कुल खाली मैदान, है ना, पूरा खाली, कोई घर नहीं दिख रहा है आपको, 500 मीटर तक कोई घर नहीं दिख रहा है। अगर कोई आपसे कुछ छुड़ा भी ले तो आप उसको आवाज लगा किसी को बुला भी नहीं सकते। तो 11 साढ़े 11 बजे पावर कट हो गया, मैंने दरवाजा नहीं खोला, है ना, और मुझे लगता है इसीलिए वो कट करते होंगे कि वो दरवाजे खोले भी नहीं और कट भी रहे। हाँ, मैंने दरवाजा नहीं खोला, मैंने विंडो ओपन कर ली और उसके अंदर फिर हालांकि एक दो लोग आए भी, मैंने उनको पैसे दिए, पानी मंगा लिया, पानी वानी पिया, रात भर समहाउ आई सर्वाइव। हाँ, सर्वाइव यू कैन से, है ना, क्या सर्वाइव किया उसमें, हाँ, वो चीज बड़ी वो लगी मुझे कि यार ये पैसा बचाने के चक्कर में ना ये जो फीलिंग आ रही है ये नहीं आती, वो मुझे बुरा लगा कि यार यहाँ नहीं करना था ये होटल, क्योंकि वो भी लर्निंग है ना, कि कई बार हम पैसा बचाने के चक्कर में बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मैं स्ट्रांग था, अंदर से डर भी लग रहा था, बट आई वाज कि ठीक है यार, आई विल लीव दिस होटल अर्ली मॉर्निंग। मैंने चेकआउट कर दिया, जैसे ही मॉर्निंग हुई मैंने बिल्कुल चेकआउट कर दिया। यहाँ पर मच्छर थे, कुछ मच्छर भी थे, सभी था, वो तो कीनिया का गांव है वो तो, है ना। तो मच्छर खाए नहीं, पर पूरे बढ़िया रात में खाए, बैठा रहा मैं। अच्छा, फिर मॉर्निंग जैसे ही हुई, थोड़ी बहुत नींद भी ली, झपकी ली, बाकी वो हुई नहीं वो। मॉर्निंग में मैंने बिल्कुल उनको, हालांकि उनको बोला था मैं 2 दिन रुकूंगा, लेकिन वो पावर कट के उसमें मैंने उनको बोल दिया नहीं, आई एम चेकिंग आउट, आई एम गोइंग टू नैरोबी, ऐसा बोल के वो जो होटल के ऑनर को बोल दिया मैंने, जबकि होटल के ऑनर को बोला था कि मैं 2 नाइट रुकूंगा, मैं घूम के आऊँगा, फिर भी आपके यहाँ रुकूंगा। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ा, पॉल को बताया कि पॉल दिस इज व्हाट हैपेंड। तो पॉल ने बोला कि माई प्लेस इज़ इन डिफरेंट कॉलोनी, उसी गांव की एक बड़ी कॉलोनी में है मेरा घर, मैं आपको 1000 शिलिंग चार्ज करूंगा और 1 टाइम ब्रेकफास्ट, टुमारो का जो ब्रेकफास्ट है वो, और आज शाम का डिनर, और हम लोग वेजिटेरियन है ना, वी आर नॉट, वी डोंट ईट नॉन वेज, वी आर वेजिटेरियन। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ये रह लेंगे, साथ में रह भी लेंगे, रात में रह भी लेंगे, और पॉल ही अपने को घुमा भी रहा है। तो पॉल के साथ में, और पॉल और उसकी वाइफ, है ना, ये दोनों आए थे वो उसकी बड़ी गाड़ी लेकर, और मैं, हम 3 लोग सुबह 7 बजे एंटर किया उस मारा जंगल के अंदर, और शाम को 4 बजे हम बाहर आए। रुके सिर्फ हम उसके लिए आधा घंटा खाना खाने के लिए। वो आपने वाइफ लेके आई थी, वो मैंने बोल दिया था मेरे पास तो खाने के लिए मार्केट से ही कुछ खरीद के लाऊंगा, बोले आप मत खरीद दीजिए, मेरी वाइफ लेके आएगी, सो वी कैन शेयर विथ यू। तो शी ब्रॉट कॉफी, टी, बड़े बड़े वो जो अपने उसमें कनस्तर में तो कॉफ़ी टी लेके आई, ब्रेड के पैकेट्स लाई थी, 2-3 टाइप की ब्रेड्स लेके आई थी वो, तो उससे काम चल गया था, और भी फ्रूट्स वगैरह भी लेके आई थी वो, इससे काम हो गया हम तीनों का बढ़िया, एक तरह से अच्छा खासा हैवी लंच जैसा हो गया था वो। बस उतनी देर रुके थे, बाकी हम घूमते ही रहे। मैंने उससे पूछा, पॉल यार ये कितना बड़ा है ये जंगल, हाउ बिग इट इज? तो पॉल ने बोला कि हम अभी चल रहे हैं ना, जिस स्पीड में हम अभी चल रहे हैं, हम चले जा सकते हैं, और हम अगर चलते जाएं तो तंजानिया आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही मसाई मारा खत्म होगा वहां से सेरेंगेटी शुरू हो जाएगा। अच्छा, कि जो विल्डर बीज और ये जेब्रा जो लोग आ रहे हैं, ये जो आ रहे हैं, ये तंजानिया से आ रहे हैं। अच्छा, है ना, तंजानिया में जो जंगल है वो, उसका नाम है सेरेंगेटी। अच्छा, और ये जो जंगल है इसका नाम है मसाई मारा। अच्छा, राइट। तो ये जो माइग्रेशन होता है, दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन होता है। वो जो दिखाते हैं, जो डिस्कवरी भी देखते हो, तेज दौड़ के आते हैं। हाँ, और वही माइग्रेशन देखते पानी में वो कूदते हैं और मगरमच्छ आते हैं। वही बता रहे हो? हाँ, वो पानी वही मारा रिवर है, वो जो पानी है वो ही मारा रिवर है। ये मैंने बहुत बार डिस्कवरी पे देखा मैंने, वो बहुत तेज दौड़ के आते हैं। दैट आई सॉ उसी टाइम देखा आपने? क्या बात है, क्या है ना, वो मैं वही तो चेक करके गया था। वो होता है जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने में। हाँ बिल्कुल, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने में वो माइग्रेशन का टाइम है ये। जुलाई से पहले शुरू हो जाता है, लेकिन इतनी ह्यूज क्वांटिटी में नहीं आते वो लोग। मतलब करीबन 10 लाख उनकी संख्या होती है, जेब्रा और विल्डर बीज इनको मिला के। ये आते हैं तंजानिया से इनको जहाँ जहाँ एनवायरनमेंट मिलता रहता है, जहाँ इनको खाना मिलता रहता है, ये ऐसे चलते हैं। तो ये फिर केनिया आते हैं इन 3 महीने में, और बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। जब मैं बचपन में देखा करता था ना, कोई शेर जेब्रा का शिकार कर रहा है, कोई शेर किसी
जिसे हम जिसको बोलते हैं ना कि विल्डर बीस्ट को खा रहा है, मुझे बुरा लगता था हाँ। कि अरे कितना बड़ा जानवर ये शेर ने खा गया। आई यूज टू बी इमोशनल एट दैट मैं भी ऐसा, हम सभी मतलब ऐसे होते हैं, है ना। लेकिन जब मैंने वहां जाके देखा हाँ। तो मैंने सोचा इतने हैं तो चले जाए क्या गम है। एक दो अगर खा भी ले शेर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये तो कितने हैं, है ना। जब मैंने देखा, मैंने देखा वो, हमारा बचपन डिस्कवरी पे भी था, हाँ ये शावक जा रहे हैं, ये मादा जा रही है यहाँ से, और ये भाग रहे हैं, ये अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। आपने वो रियलिटी में देख लिया उससे, क्या बात है, देखना होता है। अब वो जब, क्योंकि कैमरा में तो वो एक ही दिखाते हैं, शेर ने एक को शिकार किया, एक ही जेबरा दिखा रहा है, शेर जेबरा को खा के चला गया। अब हम इमोशनल हो जाते हैं, अरे यार वो बेचारे जेबरा की जान ले ली, है ना। और जबकि वहां पर जब आप देखोगे ना, लाखों की तादाद में जेबरा जा रहे हैं, लाखों की तादाद में विल्डर बीस्ट जा रहे हैं। अब इसमें से एक गायब भी हो जाए तो आपको भी पता नहीं चलेगा। और दिस इज दी साइकिल, दिस इज द साइकिल, सर्कल ऑफ लाइफ। हाँ, ये दिस इज फूड साइकिल, है ना। वो जंगल का जो, अगर आपको रियली जंगल का रूल देखना है, यू मस्ट गो टू अफ्रीका, है ना। और अफ्रीका ने इतना ज़्यादा लाइक इम्प्रेस किया मुझे, मतलब इम्प्रेस क्या किया यार, वो है ही जगह ही ऐसी है ना। और मैं तो एक बार उनसे बोल भी रहा था, वहीं के जो लोग थे वो पूछते हैं कि यार यू इंडियन गाइज आर रेसिस्ट। तो मैंने बोला हाँ, हम रेसिस्ट हैं, हम थोड़े कलर को लेकर रेसिस्ट हो जाते हैं। और जो लोग कलर से रेसिस्ट नहीं होते वो आप लोगों के खान पान से रेसिस्ट होते हैं। आप लोग ना, मतलब उसमें कुछ जातियां हैं जो काऊ का ब्लड पीते हैं, उसमें एक जाति है। कुछ जातियां उसमें ऐसी हैं कि जो बहुत ही ऐसे जानवर खाते हैं जो उनको हम नहीं खाएंगे, जैसे लिजर्ड खा लेते हैं। हमारे इंडिया में लोग लिजर्ड नहीं खाएंगे। तो मैंने उसको ये बोला कि हम लोग है ना कलर की वजह से कम रेसिस्ट हैं, आपके खान पान की वजह से ज्यादा रेसिस्ट हैं। हम इंडियन लोग खाने को पका के खाते हैं, है ना। और आप लोग ज्यादातर कच्चा खाना खा जाते हैं यार, आप लोग है ना। आप लोग उस चीज़ों को पका नहीं रहे हो, आप लोग चीज़ों को फ्राई नहीं कर रहे हो, आप उसको बॉईल करके खा रहे हो। वो अच्छी चीज़ है, वो हेल्दी है, पर हम लोग थोड़े खाने पीने में ज़्यादा आपको रेसिस्ट लगेंगे, लेकिन हम कलर में नहीं है। कलर में हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ग्रे कलर, वट एवर द कलर, ब्राउन कलर, वी आर एक्सेप्टिंग कलर, we are accepting nowadays, we are accepting all color, multiple colors। बट आपकी जो एक हमारे मन में जो आपकी जो एक वो इमेज बनी हुई, वो ऐसी बनी हुई है कि आप कुछ भी खा लेते हो। जैसे दिल्ली में एक शब्द है हफ्सी, हाँ, है ना, ये हफ्सी जा रहा है। हफ्सी शब्द का मतलब ये जो कुछ भी खा रहा है ना, इस तरह से हम उसको लेते हैं हफ्सी। इनका आप लोगों का बस हमारा यही एक वो है। और दूसरा, आप एग्रेसिव बहुत हो, है ना। और दिल्ली जैसी जगह में मैंने उसको बिल्कुल क्लियरली बताया कि क्या क्या दिक्कत है। आप लोग अफ्रीकन लोग जो दिल्ली में हैं, ये लोग ड्रग फैला रहे हैं, है ना। ड्रग और ये सब चीजें ना, ये दिल्ली में बहुत फैला रहे हैं। ये लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हो, ये लोग ज्यादा है इन सब चीजों में। ये खुद नहीं लेते, लेकिन ये फैला रहे हैं। दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम समवेयर टू इंडिया। और स्पेशली इन दिल्ली में तो काले लोग बड़े बदनाम है ड्रग वगैरह के चक्कर में, है ना। तो मैंने उसको बिल्कुल क्लियर बोल दिया। बाकी मैंने उसको बोला कि जहाँ तक मेरा सवाल है, आई एम वेरी वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। अगर आपकी जेब में अभी भी रखी हो तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे लेना ही नहीं है, है ना। है ना। मुझे तो, मैं आपसे वो बात को, मुझे कहाँ जाना है मैं आपसे ये पूछूंगा। आप बता रहे हो तो ठीक है, आपने बोला नो आई कैन नॉट हेल्प, मैं किसी दूसरे जाके पूछ लूंगा, है ना। आई एम ट्रेवलर, है ना। मुझे किसी खास पर्सन से न तो दोस्ती करनी है न दुश्मनी करनी है ना। आप हेल्प कर रहे हो, थैंक यू, नहीं हेल्प कर रहे हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आई एंजॉयड, है ना। तो शाम को हम 4 बजे वापस आए। आई स्टेड एट पॉल होम। पॉल ने एक अलग से रूम दिया, जैसा उसने प्रॉमिस किया था, सब कुछ दिया उसने। एवरीथिंग वाज वेरी फाइन। पावर कट नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात जो उसने बोला था कि मच्छर नहीं काटे। बोले हमारे यहाँ पावर कट नहीं होता है, एंड यू आर स्टेइंग इन डिफरेंट एरिया, उस एरिया में आपको पावर कट अक्सर होता रहता है उधर। तो वहाँ पर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस दिन। आते समय जब मैं वापस आया, नकोर तक तो मैं ठीक ठाक आ गया। नकोर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नकोर से फिर एक बस ली मैंने जो नैरोबी ले जाती मुझे। वही वाली बात, एग्रेसिव तो होते हैं ये लोग, इसका तो कोई वो नहीं है। इन लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये लोग एग्रेसिव तो होते हैं क्योंकि दे आर इन वेरी लिविंग इन हॉट एनवायरनमेंट प्लस में फूड भी इनका ऐसे एग्रेसिव ही है। वो जो खाने वाली चीज, वो जो फूड ना पकाने वाला और कुछ भी खा जाना, शायद इस हार्मोन्स का इफेक्ट पड़ता है, एग्रेशन आ जाता है। हाँ, लेकिन फ्रेंडली भी बहुत है वो, फ्रेंडली भी बहुत है, ऐसा नहीं है। तो वो ड्राइवर जो था, किसी ने उसको ओवरटेक किया, इसको अच्छा नहीं लगा, इसने उसको ओवरटेक किया, तो ये थोड़ी दूर तक तो ये अनबन होगी। हाँ, ये चलती रही। फिर क्या हुआ, उसने कुछ गाली दे दी, ये इसको साइड नहीं दे रहा था, हमारा ड्राइवर उसको साइड नहीं दे रहा था। तो इसने कुछ गाली दी,
उसने इसको कुछ बोला, इसने कुछ बोला, और बिल्कुल सवारी से भरी हुई गाड़ी है ना, हमारे ड्राइवर ने उसको बिल्कुल पीछे से ठोक दी। सवारी से भरी हुई गाड़ी रोड से उतार के वो जहाँ खड़ा था उसको ले जाके उसने आगे जाके रोकी बहस करने के लिए इससे, है ना, कि मैं इसको देखूंगा। हमारे ड्राइवर से बहस करने के लिए उसने भी रोकी, वो भी वही बड़ा वाला, है ना, उसने रोकी। इसने जाके उसके साइड में बहस करने के लिए नहीं रोकी, उससे और झगड़ा करने के लिए पीछे से ठोक दी। और वो हम पैसेंजर ने भी बोला कि आर यू मैड, आर यू एन इडियट, तेरे को अगर लड़ना है तो साइड में रोक, उतर और फिर लड़ उससे। वो इतना हमारी जान पे क्यों वो कर रहा है, हमारी जान से क्यों खेल रहा है? पलट ही जाए गाड़ी, छोटी वाली गाड़ी होती है, वो वाली गाड़ी थी उसकी। ये ग्रामीण सेवा टाइम थी दिल्ली में वाली। हाँ, दिल्ली में वो वाली, उससे भी छोटी आती है। अच्छा। हाँ, जैसे ये जो मारुति वैन नहीं आती थी, ओमनी, हाँ सॉरी, ओमनी को थोड़ा बड़ा कर दो। उसको मटाटू बोलते हैं वहाँ पे। मटाटू, हाँ, और थोड़ी और बड़ी कर दो उसको, लेकिन उसमें ज्यादा लोग नहीं बैठ पाते, उसमें मुश्किल से किडनैपिंग वैन जो बोलते हैं बॉलीवुड में 12-15 लोग बैठते हैं। हाँ, वही बोल दो वो उस तरह की। और वो कंपनी की गाड़ी थी, कंपनियां की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बहुत सारी गाड़ियां चलाती हैं। तो उनका अच्छा खासा झगड़ा हुआ, मारा कूटी भी हुई उनकी, एक दूसरे को मारा भी, फाइट चल रही। हाँ, फाइट चल रही। अब मैं फिर अपना वही मोड आ गया कि यार यहाँ क्या हो रहा है। फिर मैं डर गया, ये तो बहुत गलत हो रहा है यार। फिर मैंने सोचा कि एक और को पैसेंजर से पूछा कि व्हाट दे आर डूइंग, तो बोले कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, अब सॉल्यूशन ये होगा कि इसने कॉल कर दिया पुलिस को, दूसरी गाड़ी वाले ने, जिसने इसने ठोकी उसने कॉल कर दिया पुलिस को। झगड़ते उनमें से उनका जो साथी था उनके साथ एक लेडीज भी थी, वो लेडीज ने पुलिस को कॉल कर दी। तो मेरा को पैसेंजर ये सब देख रहा था, क्योंकि दे वर टॉकिंग देयर ओन लोकल लैंग्वेज। तो वो मुझे बता रहा था, उसने एक्सप्लेन किया कि वो जो लेडी है उसने शी कॉल्ड पुलिस ऑफिसर्स एंड पुलिस इज कमिंग। उनका फिर उसके बाद पुलिस अपने से बयानबाजी करेगी क्या, पुलिस विल टॉक टू अस एज वेल। तो उसने बोला नो, पुलिस विल नॉट टॉक टू अस। होगा ये कि ये दोनों गाड़ियाँ थाने में जाएंगी, पुलिस स्टेशन जाएंगी, दोनों गाड़ियां पुलिस स्टेशन जाएंगी। इफ यू वांट टू गो टू नैरोबी राइट नाउ यू कैन टेक अनदर बस एंड गो टू नैरोबी। उसने मुझे बोला। तो आपका क्या विचार था उस टाइम पे? हाँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर इनको देखता हूँ, क्योंकि बसें तो निकल ही रही हैं, है ना। वहां से नकोर से नैरोबी इज वेरी बिजी रोड, है ना। तो हर 20-25 मिनट में एक बस जा रही थी, हर 15-20 मिनट में एक बस जा रही थी। तो मैंने सोचा इनको देखा जाए, लेट्स ऑब्जर्व कि यार यहाँ होता क्या है, लाइक हाउ पीपल फाइट व्हाट। क्योंकि उसने जैसे ही बोला ना कि पुलिस मुझसे बात तो नहीं करेगी, आई एम जस्ट अ पैसेंजर, मेरे पास टिकट है, इस कंपनी का टिकट है, आई एम जस्ट अ फ्री, आई एम पैसेंजर, आई एम ओनली पैसेंजर। चलो मजा लिया जाए अभी। हाँ, तो इनका, हाँ, वही जो अपने इंडिया में जो झगड़ा होता है तो लोग देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही सेम माइंडसेट है ना। हाँ, देखा जाए कि व्हाट हैपेंस हियर, केनिया में झगड़ा होता है तो कैसे निपटारा होता है। हाँ, तो दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर, चल रही थी उनकी बहस चल रही थी, लोगों ने भी रोका, सब कुछ हुआ, पुलिस आई, है ना। जहां इनका झगड़ा हुआ था वो भी एक थोड़ा सा छोटा सा कस्बा था, और वहां से पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बाय कार। तो 20 मिनट या 25 मिनट्स में पुलिस वहां पहुंच गई, अपनी गाड़ी लेके पुलिस वाले आ गए। उन्होंने वहां कोई ज्यादा बात नहीं की, दोनों गाड़ियों को पुलिस ऑफिसर्स लेके गए थाने में, एंड सबको, सारी पैसेंजर्स को बिठा लिया। कुछ लोग चले भी गए, है ना, जिनको जल्दी थी, जिनको, मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी, मैं देखने आया हूँ, मैं ट्रैवल करने मजे लेने आया हूँ। तो हाँ, बिग बॉस देखो, बिग बॉस। हाँ, बिग बॉस। मुझे तो कोई जल्दी थी नहीं, मुझे पता था कि शाम को 6 बजे भी नैरोबी पहुंचे तो मैं अपनी होटल में पहुंच जाऊंगा, वहाँ जो रूम बुक कर रखा था नैरोबी में, उनका मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा 6 बजे। तो और मैंने इन लोगों से पूछ भी लिया कि अगर ये झगड़ा करते हैं, सब कुछ होता है, तब हम नैरोबी कब पहुंचेंगे। तो उन्होंने बता दिया मैक्सिमम 6:30, है ना, उससे ज़्यादा लेट नहीं होंगे, क्योंकि ये झगड़ा जो चलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा और चलेगा। तो आई वॉज रिलैक्स्ड उसी गाड़ी में बैठ के सबके साथ। वहाँ का थाना कैसे था? थाना कैसे था? हाँ, सबके साथ हम थाने गए। थाना बहुत बड़ा था, मतलब ये हॉल के बराबर 3-4 हॉल थे, अच्छी बिल्डिंग थी, और उसके सामने बहुत बड़ा मैदान, है ना, सारा लाल लाल मिट्टी, बिल्कुल बिल्कुल जंगल वाला एरिया, है ना, पेड़ लगे हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं। अच्छा। कोई ट्रक बड़ा सा वहाँ खड़ा है, कोई लॉरी वहाँ खड़ी है, कोई कुछ, जैसे वो अपने यहाँ के थानों में नहीं खड़े रहते हैं, मतलब जो जब्त किए जाते हैं वैसे। अच्छा खासा एरिया था, लोग घूम रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे थे उसके अंदर ही, है ना, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अब मैंने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेट्स गो टू स्टेशन विद द पुलिस स्टेशन विद ऑल दिस पीपल। वहाँ पर बिल्कुल बेहिचक गाड़ी से मैं उतरा, अपना आसपास पानी वानी ढूंढा, पानी की शॉप ढूंढी, पानी की बोतल लेके आया, वहीं बैठा, है ना। अंदर तो उन्होंने जाने नहीं दिया पुलिस स्टेशन में, अंदर नहीं, अंदर
मैं देखना चाहता था कि ये कैसा हॉल करते होता है, कैसे, क्या हॉल करते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि अंदर मत जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं, अपना उधर जाने से कोई मतलब नहीं है। तो वहीं के लोकल लोगों से बातचीत करता रहा और बाहर भी आया थाने के आसपास, घूमा भी कि कौन सा गांव है क्या है, क्योंकि मुझे पता था कि 1 घंटे तक तो इनका निपटारा होना नहीं है। और इन्होंने जो दूसरी बस मंगाई है इसी कंपनी की दूसरी बस है ना, क्योंकि वो डबल से किराया तो लेंगे नहीं हमसे, वो बस आने में, वो नैरोबी से आ रही है ना, वो बस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे पता था, तो आई वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड, आसपास घूमा मैं, पूरा एरिया एक्सप्लोर किया मैंने जितनी देर में वहाँ था, है ना। फिर थाने में जाने के बाद मुझे बिल्कुल वो नहीं लगा कि आई एम इनसिक्योर या ये वो एक अलग एक्सपीरियंस था। फिर वो 1 घंटे बाद गाड़ी आई और जितने पैसेंजर बच गए थे उनको सबको लेके गई। और फिर मैंने उनसे और पूछा कि इस ड्राइवर के साथ क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि ड्राइवर को जेल हो जाएगी और कंपनी इसको फायर कर देगी, कंपनी की तरफ से ड्राइवर फायर है। जो वहाँ के लोकल लोग जानते हैं, जो कंपनी के रूल जानते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेटेड है। अच्छा। हाँ, बोले जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में हम बैठे हैं कि हमने जर्नी की है, कभी कभी क्या होता है, कभी गलत आदमी हायर कर लेते हैं लोग, तो हो सकता है ये पी के बैठा हो या जो भी किया हो, बट दिस पर्सन इज फायर्ड नाउ बिकॉज कंपनी डज नॉट वांट टू स्पॉइल देयर रेपुटेशन, है ना। तो ये सब बातें चल रही थी एंड फाइनली आई रीच 7 o'clock, आई रीच नैरोबी एट 7 o'clock एंड आई एंटर्ड इन माई रूम। करीबन 7 साढ़े 7 बजे अब मैं नैरोबी पहुंच गया। तो ये जो देखा मैंने, बिल्कुल नहीं डरा मैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरूर डर लगा, बट वही मैं बात करता हूँ कि कन्वर्सेशन, है ना, कन्वर्सेशन हमेशा रखना चाहिए, राइट, रेडी टू टॉक टू द पीपल, ऑलवेज बी रेडी टू टॉक टू द पीपल, है ना। तो उसके बाद मैं 2-3 सिटी और घूमने गया था। उसके बाद एक नकुरू एक जगह है, वहाँ गया था। नकुरू में भी एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, कभी आपने वो देखा होगा, फ्लेमिंगोस देखे? फ्लेमिंगो, हाँ देखिए, लंबे लंबे टांगों वाले देखे। हाँ, वो ऑरेंज टांग जो उनकी होती है। हाँ। और उनका जो बीक होती है वो भी अलग कलर की होती है ना। तो वहाँ पर उसका नेशनल पार्क है, लेकिन उसका भी टिकट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि लेट्स लीव दिस नेशनल पार्क फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो नकुरू का नेक्स्ट वो नहीं देखा मैंने, नकुरू ऐसे ही 3 दिन घुमा फिरा। फिर नकुरू के बाद एक और सिटी थी किसुमू। किसुमू में एक लेक है, दैट इज कॉल्ड विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक इतना बड़ा है कि वो 3 कंट्री की बॉर्डर को टच करता है। अच्छा। हाँ, केनिया, युगांडा और एक और कंट्री है शायद मे बी तंजानिया। केनिया, युगांडा और एक और आई फॉरगॉट द अदर वन, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन वो बहुत बड़ा है। इट्स लाइक यू कैन से स्मॉल सी, है ना, बहुत ही बड़ा है। 3 कंट्रीज की बॉर्डर को टच कर रहा है वो। तो वो वहाँ पर घूमा मैं। वो सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। तो इस बीच में आपका माइंडसेट आपके लिए क्या रोल प्ले किया उसने, और कैसा माइंडसेट हमें रखना चाहिए इन ट्रैवल? सबसे पहले तो आप ये देखो कि दे लोकल पीपल नेवर हार्म आउटसाइडर्स, है ना। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, दे नेवर हार्म, दे डोंट केयर अबाउट द आउटसाइडर्स, है ना। अपनों से बैर होते हैं उन्हें। हाँ, आउटसाइडर को वो ज़्यादा उनसे मतलब नहीं है, है ना। और अगर somebody is approaching you, पहली तो बात वो नहीं करते हैं, बट somebody is approaching you, he may be approaching you for some help, कि यार 10 रुपए दे दे, कुछ खाने को दे दे, कुछ खिला दे, क्योंकि कीनिया अफ्रीका जो है वो थोड़ा लाइक पुअर कंट्री है। तो हो सकता है आपको कुछ लोग आ जाएं जो जैसे इंडिया में भी आ जाते हैं, कई बार फॉरेनर को देख के पहुंच जाते हैं अपने यहाँ के गरीब लोग या भिखारी लोग। तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या आपके ऊपर है आप दो या मत दो। लोग वहाँ के बहुत फ्रेंडली हैं, है ना। अफ्रीकन लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, ये मुझे पहले से ही पता था, पर वहाँ जाके मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑल आर फ्रेंडली, दे आर रियली वेरी वेरी फ्रेंडली। आई थिंक सर ये माइंडसेट के ऊपर भी है कि आप किस तरीके से माइंडसेट पर, आप अगर जैसे आपने बात की थी ज़्यादा आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, आप ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिखा रहे हो, और वो इनसिक्योरिटी को आप बार बार आप शो कर रहे हो कि भाई मैं इनसिक्योर हूँ, तो आपको वही फ्रेंडली लोग शायद बेकार लोग भी लग सकते हैं, वही फ्रेंडली लोग शायद आपको बहुत दुश्मन लग सकते हैं। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। आप टारगेट बन जाओगे तो आप भी उन पर शक करोगे, और सिर्फ वो इनवेरिएबली वो भी करेंगे आपके ऊपर। हाँ, बिल्कुल करेंगे, दैट्स ह्यूमन नेचर। हाँ, बिल्कुल। तो यही पूछना चाह रहा था कि इस बीच में इस पॉइंट में हम ट्रैवल में हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ, बी रिलैक्स, हाँ, बी रिलैक्स, बी ऑब्जर्वेंट, इटनरी के साथ बी ऑब्जर्वेंट, बिल्कुल बी ऑब्जर्वेंट। हाँ,
इतनी इटनरी के साथ मत जाओ, रुको, तसल्ली, फोटो खींचने पे पूरा ध्यान ना हो, वहाँ तसल्ली देख के जो इन्वायरमेंट चल रहा है, वो जो विल्ड बीस्ट भाग रहे हैं, वो जो कहते हैं जेब्रस भाग रहे हैं, उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो, उसकी खुशी अलग मिलेगी। और हमारे अब क्या चलता है, इटनरी बनती है कि यहाँ 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 जाना है, जी खत्म कर लिया हमने, मगर वो फील ऑफ ट्रैवल नहीं लिया। वो टूरिस्ट है, वो आप एज ए टूरिस्ट घूम रहे। ट्रैवलर की फीलिंग ही अलग होती है। ट्रैवलर इज द पर्सन हु वुड लाइक to know, that is the first intention, and the second intention is who would like to live the moment, है ना। मैं केनिया में हूँ और अगर मैं केनियन नहीं बन पा रहा हूँ तो मैं टूरिस्ट हूँ, आप समझे ना। मैं हर जगह देख के अपनी नाक सिकुड़ रहा हूँ, मुंह बना रहा हूँ, ये गंदा है, वो गंदा है, तो आई एम नॉट ट्रैवलर। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो। जैसा देश वैसा भेष। हाँ, भेष मतलब आप वैसे मत हो जाओ, पर आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो। उस तरह ऑब्जर्व रहो, रिलैक्स रहो, मतलब उसमें बी रहो, उसके अंदर रहो, इंग्रॉस रहो। पावर कट हुआ, मैंने कीनिया को गाली नहीं बकी। पावर कट हुआ, मैंने अपने आप को कोसा कि यार मुश्किल से 400-500 और दे देता तो अच्छी होटल में मिल जाता। मैंने अपने आप को वो किया कि इट वाज माय रॉन्ग डिसीजन, है ना। मैंने कीनिया को गाली नहीं दी, भाई कीनिया है यार, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, राइट। आप एक सांप से क्या एक्सपेक्ट करोगे, है ना। आप या कोई गंदी बस्ती से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, राइट। वहां पे आपको बदबू आएगी, वेरी सिंपल। जैसे वो जॉर्ज कॉलिन एक कॉमेडियन है, वो बोलता है कि लोग क्या करते हैं कि हवाई में जाके मकान बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि लावा मेरे किचन में घुस गया। अरे हवाई में मकान बनाया है तूने, वहां पे एक्टिव वॉल्केनोज हैं, है ना। तो ऐसा है, अगर आप कीनिया, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नामीबिया, अगर आप वहां घूम रहे हो, अफ्रीका में, सोमालिया, आपको मच्छर काटेंगे। सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल, है ना। लिख लो आपकी डायरी में क्या क्या मिलेगा वहां। मच्छर सबसे पहले, है ना, सबसे पहले मच्छर। दूसरा, हो सकता है खाना पका हुआ ना मिले, वो लोग बॉयल खाना खाते हैं, है ना। पराठे भी कहीं कोई होटल वाला पराठा बना भी रहा हो तो पराठा भी आपको कच्चा मिलेगा। मैंने कच्चा पराठा खाया है ना, वो पराठा आपको कच्चा मिलेगा, है ना। ये खाने पीने का आपको चैलेंज आएगा, है ना। आपको चाय कॉफी का टेस्ट में चैलेंज आएगा। दूसरी चीज, आपको ये रहन सहन में भी चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेंगे, ये होगा ही। आप 5 स्टार होटल में भी रुक गए, फिर भी आपको मसाई मारा घूमने जाना, पक्का मच्छर तो काटेगा आपको, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 स्टार होटल वाला बिल्कुल बहुत ही लग्जरी वो दिखा देगा। हाँ, फिर आप बलून ड्राइव ले लो, तब हो सकता है कि आपको इस तरह की वो परेशानी ना हो। मतलब उस फेज में आपको उसकी परिस्थिति हैंडल करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ऑब्जर्व करो, मस्त रहो, देखते हो, वही ट्रैवल है, तभी आप ट्रैवलर कहलाओगे। बट टूरिस्ट बनोगे कि मतलब यहाँ से यहाँ से कूदते जा रहो, ये कर लिया, फोटो खींच ली, हाँ जी घूमा है। पर आपने उस मोमेंट को, उस स्थिति को, उस थाने को, उस लड़ाई को, उस गाली गलौज को एंजॉय नहीं किया आपने। तो उस माहौल को तो नहीं किया, तो फिर आप कुछ नहीं हो। तो एंजॉय द एवरी मोमेंट एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। और मतलब वो रेजिलियंस के साथ, और यहाँ पर हमारा माइंडसेट काम आता है। बिल्कुल, ये माइंडसेट स्ट्रांग हो विद प्रीवियस ट्रेनिंग्स। अच्छा, ये तो नहीं होगा सर कि आप अचानक वहां जाके बहुत मतलब स्ट्रांग बन गए होंगे, अचानक आप वहां जाके बहुत इंटेलिजेंट बन गए। ये आपकी प्रीवियस ट्रेनिंग्स रही है, प्रीवियस लर्निंग्स रही है, जो आपको उस स्थिति में अच्छा बना देती है। उस स्थिति में एप्लीकेशन हो जाता है। ऑल जो आपने नॉलेज ली है, ऑल अपने पेशेंस लिए, उसका एप्लीकेशन वहां पर हो गया आपका। बिल्कुल बिल्कुल, वो एप्लीकेशन से आप एंजॉय कर पाए। बिल्कुल। तो सर, पेशेंस प्ले द ग्रेट रोल इन स्ट्रेस, जो कि हम इतना पूरी बातचीत में माइंडसेट पे की। तो सर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लंबा बहुत बात कर सकते हैं। आई बिलीव हमने अभी रात में बातें की, हमारी बातें खत्म नहीं हो रही थी। हमने फिर फोन डेड हो गया, तब जाके बातें खत्म हुई हमारी। तो बात चलती रहेंगी। अब सर, विद दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर मेन मैसेज फॉर द यूथ, और मेन मैसेज फॉर द पीपल हु आर लर्निंग, अर्निंग एंड ग्रोइंग समवेयर, वो कुछ बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आप कोई एक या दो मैसेज जो इम्पोर्टेंट हो। देखो, सबसे पहले तो आप, है ना, सफलता की परिभाषा बदलो यार। ये बड़ी ना बहुत ही एक वायरस है ये। अपने यहाँ जो डेफिनेशन है सफलता की, जो डेफिनेशन है, मैं उसको वायरस मानता हूँ। क्योंकि हो ये रहा है कि अगर आपके पास पैसा है, कार है, अच्छा खासा बंगला बना रखा है, आप फ्लाइट में जर्नी कर रहे हो, तो आप सफल हो। ये जो डेफिनेशन है ना,
प्लीज, मतलब इसको जो भी बना रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, प्लीज इसको थोड़ा चेंज करो। हाँ, इसको चेंज करो। सफलता का मेरा मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ कितनी जोर से जी पा रहे हो, है ना, इंटेंशनली। हाँ, इंटेंशनली जी पा रहे हो कि जैसे नहीं, अपने पहले है ना, बताया। बिल्कुल, आप अपनी लाइफ इंटेंशनली जी पा रहे हो कि नहीं। मेरी सफलता की डेफिनेशन मैं ये मानता हूँ कि like success is the intensity of how much of yourself you have, है ना, कितना आप अपने पास हो। हाँ हाँ, सक्सेस इज द इंटेंसिटी ऑफ हाउ मच ऑफ योर सेल्फ यू हैव। मेरा अपना मेरा कितने पास है। मैं जैसे यहाँ बैठा हूँ, मेरे अंदर हो सकता है कि ये जो बॉडी लैंग्वेज मैं कहीं से सीख के आया हूँ, मे बी दिस इज नॉट माइन, है ना, मे बी माई इंग्लिश, द वे आई एम टॉकिंग, इट इज नॉट माइन, राइट, और मे बी द हेयर स्टाइल, maybe that is not mine, maybe the color I am selecting to wear, that may be not mine, लेकिन कम से कम मेरा इंटेंशन तो मेरा है ना, मेरा हार्ट तो मेरा है कि नहीं यार, मुझे ये पॉप सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप 500 रुपए भी दो एक गाना सुनने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए, मैं पसंद करूं नहीं करूं अलग बात, मैं नहीं सुनूंगा, मुझे नहीं सुनना भाई ये तो सर बीच में हमारा, इसको एडिट नहीं करेंगे, बीच में हमारा फोन बंद पड़ गया, जो हम बीच में हमारा कैमरा बंद पड़ गया। अच्छा, बात करते करते वो गर्म हो गया, हमारी बातें गर्म नहीं हुई, हमारी बातें खत्म नहीं हुई, फोन बंद करके दोबारा चालू करना पड़ा। तो हम वहाँ पर थे सर, आपका मैसेज था फॉर यूथ, मैसेज था फॉर पीपल कि हम लाइफ को चेंज, लाइफ को इम्प्रूवमेंट, लाइफ को अच्छा कैसे बना सकते हैं, फॉर यूथ आप मैसेज दे रहे थे। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, अपनी बात यही चल रही थी, आप बता रहे थे कि सक्सेस की क्या डेफिनेशन है ना। हाँ। यूथ या कोई भी व्यक्ति, हाँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट यूथ, एवरी सिंगल पर्सन वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन, है ना। प्रॉब्लम जो मैंने लास्ट टाइम हमारी जो बात चल रही थी, हमने जहाँ ब्रेक हुए थे, वो ये था कि सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो प्लीज चेंज द डेफिनेशन, है ना। हम यहाँ बात कर रहे थे कि आप पैरामीटर्स सेट कर दिए सोसाइटी ने, ये सक्सेस है, और वो अभी भी है। पैरामीटर्स अभी भी, कोई कितने भी लेक्चर दे रहा हो, वो पैरामीटर्स अभी भी हैं। वो उस बाप बोलेगा जरूर कि कोई बात नहीं तू फेल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचा रही है उस वो बात कि मेरा बेटा फेल हो गया एग्जाम में। वो बाप इस बात से खुश नहीं है कि मेरा बेटा कबड्डी में उसने प्राइज लेके आया था, इस बात से वो कम खुश है। वो इस बात से ज्यादा दुखी है कि मेरा बेटा पड़ोसी के बेटे से कम मार्क्स लेके आया। तो आपने जो डेफिनेशन सक्सेस की है चीज़ों की, अच्छे मार्क्स लेके आना है, अच्छी जॉब करना है, बड़ा मकान खरीदना है, ये सब ज़रूरतें हैं, ये सब जिंदगी नहीं है। ये ज़रूरत है, जिंदगी नहीं है। हाँ, ये डायलॉग है सर, ये ज़रूरत है मगर जिंदगी नहीं है। हाँ, हाँ, है ना, जिया जा सकता है, तरीके से जिया जा सकता है ना। आप अगर कोई बोले कि इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी किराए के मकान में गुजार दी, पर अगर वो विथ फुल इंटेंसिटी जिया है, तो मैं उसको अनसक्सेसफुल नहीं बोलूंगा। भले ही उसने किराए के मकान में गुजार दी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ जिया है। एक फिलोसोफर है, एलन डी बॉटन, मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट डिफरेंट। एलन डी बॉटन इज फ्रॉम यूके, और लाइक ये नाम उसका बड़ा फ्रेंच टाइप का है, बट वो ये बोलता है कि सफलता की जो परिभाषा है वो आपकी अपनी होना चाहिए, है ना, कि इट इज मी, इट्स मी, ये मेरी सफलता, दिस इज आई एम, है ना, इसको मैं सफलता बोलूंगा। जैसे मैंने बताया था कि सफलता की जो डेफिनेशन है, सक्सेस इज द इंटेंसिटी ऑफ हाउ मच ऑफ योर सेल्फ यू हैव। मैं अपने आप को तो नहीं खो रहा हूँ, है ना, मैं अपने आप को खो के कार खरीद लाया, तो ये गलत है ना। मैं भले कार नहीं खरीद पा रहा हूँ, मैं भले बाइक से चल रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे पास हूँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है। सही गहरी बात है ये। हाँ, ये इंटेंजिबल है, इसलिए प्रॉब्लम ये आती है कि इसको लोग सफलता नहीं बोलते, क्योंकि बहुत इंटेंजिबल। टेंजिबल ये है कि मेरे पास कार है, आप समझे, कुछ आ गया मेरे पास। हाँ, कुछ आ गया मेरे पास, मैं जेब में पड़ा मेरे पास, मेरे पास है, वो क्वांटिफिकेबल है, और वो दिखता है, और वो एग्जिस्ट करता है मेरी जेब में, और लोग वैलिडेशन देते हैं। हाँ, एग्जैक्ट। आई थिंक जो हम ट्रक्स निकला हमारा, वैलिडेशन ऑफ द सोसाइटी क्रिएट्स द डिजास्टर। और वैलिडेशन क्या है कि अगर हमारे जेब में अगर आम है, अगर सोसाइटी ने बोला अगर आपकी जेब में आम है तो आप सुपरमैन हो, और वही वो आम बस जस्ट फल है,
आप सुपरमैन से बोलते हो, हम सोचेंगे अरे मेरे पास आम है, मैं सुपरमैन हूँ। और वही सोसाइटी बुक बोलती है कि आपके पास आम है तो आप कोई बड़े आदमी नहीं हो। तो हम सोचेंगे अरे यार मेरे पास आम है, कुछ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, उनकी सोशल बुक के हिसाब से, हम वैलिडेशन के हिसाब से अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। बिल्कुल। सो यू आर सेइंग दैट कि हम बुक से हटके, सोशल बुक से हटके, उनकी वैलिडेशन से हटके, अपने अनुसार जो अपने को प्रेम लगता है, अपने को ठहरना है, हर आइटनरी नहीं डालनी, 20 जगह नहीं घूमना है, एक जगह बैठ के तसल्ली देखना है, सनराइज सनफॉल जा रहा है, नीचे जा रहा है, अभी कुछ देखना है हमें, कुछ झगड़े देखने, कुछ काम देखना है, उसको फ्री होके हम देख पाए, अपने हो पाए, दैट्स द सक्सेस विथ यू। आप अगर वैलिडेशन मांग रहे हो तो वो आपकी सक्सेस है ही नहीं। वो आप बाहर के लिए जी रहे हो, और वो कभी खुशियां नहीं ला के दे सकती। आदमी खुश क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है वो उसका अपना नहीं है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं, है ना। आप जाके देखो बड़े बड़े शहरों में कितनी बुरी हालत है। रोज ऑफिस जा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे दे आर नॉट वेरी हैप्पी इन द सेंस दे। हाँ, एक और अजीब सी बात यह है, मैं सबसे अपने स्टूडेंट को भी यही बोलता हूँ कि आप लोग प्लेजर और हैप्पीनेस में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, है ना। जैसे अभी हम लोग उठ के गए थे, हम चाय पी के आ गए, है ना। अभी हमने चाय पी, चाय अच्छी लगी, राइट। थोड़ी देर बाद हम जाके पानी पूरी खा सकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ये जो है ये प्लेजर है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो लकी होते हैं कि उनके दो ग्रेटिफिकेशन के बीच में गैप बहुत कम होता है, तो उनको क्या लगता है, दे आर हैप्पी। आप समझ रहे हो, एक बहुत रईस का बेटा, राइट, उसने उसके बाप से बुलेट मांग ली, बाप ने बुलेट दिला दी। 2 महीने बाद उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आई एम बोर्ड विद बुलेट, मेरे कॉलेज में 50 हो गई हैं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू बाय समथिंग। तो उसने महंगी कार दिला दी, है ना। अब वो जो रईस बेटा है, उसके इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बीच में गैप कम है, तो वो क्या, उसको क्या लग रहा है इंटरनली कि आई एम हैप्पी, है ना। मैं इसको हैप्पीनेस नहीं मानता। ये प्लेजर आफ्टर प्लेजर आफ्टर प्लेजर आफ्टर प्लेजर, ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है। बढ़ता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, ग्रेटिफिकेशन बढ़ता जाएगा, मगर आपकी हैप्पीनेस नहीं आएगी। हाँ, हैप्पीनेस नहीं आएगी। हैप्पीनेस का मतलब ये है कि मैं जिस इंटेंसिटी से एक रोड साइड दुकान पे चाय पी रहा हूँ, है ना, वही इंटेंसिटी मेरी उस समय भी रहेगी जहां पर मैं 5 स्टार में चाय पी रहा हूँ। या मैं छोटी छोटी गाड़ी जो 800 ले रहा हूँ, या मैं मर्सिडीज ले रहा हूँ, रेंज रोवर ले रहा हूँ, पर मैं खुश हूँ। मैं वही हूँ, मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ, मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ, मेरा सामान मुझे डिफाइन नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो, मेरा मटेरियल, मेरा पोजीशन मुझे डिफाइन नहीं कर रहा। मैं हूँ पहले और फिर मेरा मटेरियल है। उसके वैलिडेशन आपको डिफाइन नहीं कर रहे कि तेरे पास रेंज रोवर, तेरे पास गाड़ी है। ये ईगो वाली बात नहीं, पहले मैं हूँ, दिस इज मी। आई लव tea on the roadside, I love tea on CCD, I love tea in barista, I love tea in everywhere, Starbucks, everywhere I love tea everywhere वैसे, we love tea everywhere वैसे, है ना। तो मैं वैसा का वैसा ही हूँ, सेम अंदाज में। अगर मैं एसी में चाय पी रहा हूँ तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बैठूंगा, लोगों के जैसे तरीके से, है ना। और अगर मुझे जो पैसे नहीं है, स्टारबक में जाने के पैसे नहीं है, 5 रुपए की चाय 7 रुपए की चाय पीऊंगा, वैसा ही मेरे फेस पे आप वो नहीं देखोगे शिकन की, अरे यार आज तो पैसे नहीं थे, आज तो यहाँ सड़ी सी दुकान पे, नहीं, मैं वैसा ही हूँ, है ना। तो ये आपकी सक्सेस होती है। प्लेजर आफ्टर प्लेजर में हो क्या रहा है, आपने अपनी जो खुशी, जिसको आप खुशी बोलते हो, वो उसमें चिपका दिए, है ना। जैसे कॉन्फिडेंस की बात होती है, कॉन्फिडेंस कई बार लोगों को क्या लगता है कि अच्छे कपड़े पहनने से कॉन्फिडेंस आता है। बात सही है ना, नो डाउट। आप बहुत अच्छे कपड़े पहनिए, आपका अटायर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका शूज बहुत अच्छा होना चाहिए, एवरीथिंग, यू मस्ट प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ ग्रेट वे। लेकिन अगर आपका जूता कोई चोरी कर ले जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने आपका कॉन्फिडेंस चोरी कर ले गया। आपके कपड़े आपकी कॉन्फिडेंस डिफाइन नहीं करना चाहिए। आपकी इनर सेल्फ, अगर आपको आपकी जूता निकल जाए या पैंट में हल्का दाग लग जाए, तो आप उस दाग को लेके अपने कॉन्फिडेंस डाउन ना करो, और दाग के साथ बैठ के अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाओ। जैसे एक मूवी है द हैप्पीनेस की भी मूवी ना, जो उसकी विल स्मिथ की मूवी, एक परसूट ऑफ हैप्पीनेस, उसमें वो इंटरव्यू देता है, वो कहते हैं he was white washing, वो बनियान में होता है, बनियान में होता है, उसके कपड़े भी बड़े गंदे होते हैं, वो इंटरव्यू देने पहुंच जाता है, वो कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू देता है और उसको देता है, और वो उसको वो जॉब उस टाइम मिल जाती है। बिल्कुल। तो उस बीच में अगर वो डिफाइन करता है, उसकी मजबूरी थी आखिर, वो डिफाइन करता है अपने कपड़ों को, क्या अगर यार आज तो नहीं जाऊंगा, मैं दूंगा नहीं, मेरे कपड़े नहीं, कॉन्फिडेंस मेरे कपड़े पड़े हैं, कॉन्फिडेंस मेरा ये सामान पड़ा है, तो वो काम कर नहीं पाता। वो ट्रू स्टोरी है।
हाँ, ये ट्रू स्टोरी बेस्ड है, True पूरी story movie। से रही है? बिल्कुल। उसका मैं तो अभी सुन रहा हूँ नाम- पहले, हैं? मैं तो अभी अभी सुन रहा हूँ ये बात। नहीं, ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। वो जो पर्सन है वो शायद अभी भी जिंदा है, उसने पूरी कंपनी बेच दी है, हालांकि अच्छा। उसने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी, हाँ, बट इट इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। आई थोड़ी सी वो उसको पढ़ना कभी। विल स्मिथ एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है, जिसके ऊपर मूवी बनी ना, कुछ नाम रहता है इसका, जिसके ऊपर मूवी बनी, दैट इज ही इज अ गुड बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। क्या बात है सर, हाँ, ये इस चीज हम नहीं समझा कि आप अपने पास हो, अपने साथ हो और अपने आप हाँ, से हाँ, खुश हो हाँ, हर परिस्थिति में। हाँ, दैट इज अ सक्सेसफुल डेफिनेशन, हाँ। जो कि हमने अभी समझा है। मुझे नहीं खो रहा हूँ, वो मेरी सक्सेस है, बस सिंपल सी हाँ, बात है। मैं अपने आप को खो नहीं रहा हूँ, है ना, हाँ, किसी के वैलिडेशन के चक्कर में, किसी के टॉन्टिंग के चक्कर में, किसी के कमेंट्स के चक्कर में मैं अपने आप को नहीं क्या खो रहा हूँ। फ्रीडम आएगी सर ये? हैं? क्या फ्रीडम होगी अगर आप किसी से वैलिडेशन में, हाँ, टेंट्रम के कमेंट के चक्कर में हाँ, अपने आप को खो नहीं रहे हो, हाँ, तो उससे बड़ी फ्रीडम भी हाँ, कहीं नहीं हाँ, मिलेगी। वो सक्सेस है आपकी। तो वही सक्सेस है। और उसमें इतने फ्री आप हो जाओगे, स्ट्रेस हो जाओगे, आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, दिल्ली में जो अपन कीनिया की बात कर रहे थे, दिल्ली में एयरपोर्ट पे मुझसे कोई बोलता है कि हु गोज टू केनिया एज ए टूरिस्ट। उनके लोग जाते हैं, आपको पता ही नहीं है। हम्म, इंडिया के लोग कम जाते हैं, हम्म, इंडिया के रईस काले लोगों कंट्री में कम जाते हैं, हम्म, लेकिन लोग जाते हैं, आपको नहीं पता है। हम्म, तो वो लोग, उनको ऐसा लग रहा था हम्म, कि मैं ऐसी चीजें थोड़ी लेता, मुझे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे भी लोगों ने बोला, हम्म, यहाँ पे कि दिस इज नॉट द प्लेस टू, तुम्हें नहीं पता है कि मेरा क्या है, मैं क्या हम्म, देखना चाहता हूँ, व्हाट आई लाइक। इट डजंट मैटर कि वो कहाँ है ना। अगर मुझे आ, पसंद है कोई चीज, हाँ, है ना, कोई कोई वस्तु पसंद, सपोज करो मुझे कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देखना है, हाँ, नहीं देखना मुझे ताजमहल यार, हाँ, मुझे नहीं देखना ताजमहल। सुंदर है, ठीक है, मुझे वो वाला मॉन्यूमेंट देखना है जिसमें जो मुझे पसंद है। जो मुझे पसंद। माचू पिचू यहाँ से करीबन आधी धरती पार करके आएगा, लेकिन हाँ, अगर मेरे पास माचो पैसे, पिचो। हाँ, माचू पिचू हम्म, जो वहां पर है, हम्म, आ, अमेरिका में, हम्म, है ना, जो जिसको हम साउथ अमेरिका बोलते हैं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है माचू पिचू, पूर्व में जो है। हम्म, तो पूर्व या मैक्सिको, उधर उधर साइड है। मेरे पास पैसा आएगा ना, तो अगर मुझे पास दो ऑप्शन मिलेगा कि आप 5 स्टार होटल में, इतने पैसे में 5 स्टार होटल में 15 दिन रह सकते हो, या फिर इतने पैसे में आप माचू पिचू ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन आपको खाना पीना वैसा नहीं मिलेगा जैसे मैं माचू पिचू जाऊंगा। दैट्स योर हाँ, लव, हाँ, आपका प्यार है। हाँ, वो मेरा हाँ, है ना। इसीलिए बोलते हैं लिव इंटेंशनली, है हम्म, ना। इंटेंशन का ये मतलब होता है, अगर आप इंटेंशनली जी रहे हो तो यू आर सक्सेसफुल, वेरी सिंपल। तो आपने इंटेंशन जिया, किसी की वैलिडेशन लेके नहीं जिया, अपने हाँ, आप से हाँ, जिया, हाँ, अपने प्रेम से जिया। अपने इस बार अगर आपको छोटी गाड़ी पसंद है, छोटी गाड़ी मस्त रहे। हाँ, बड़ी गाड़ी पसंद है तो वो भी अच्छा है, मस्त रहे उसमें, किसी के कहने पे नहीं सोचा, हाँ, अपने हिसाब से लिया और बस मस्त रहे, फ्री रहे माइंड से। दैट इज कॉल्ड सक्सेस। हाँ, आई थिंक आई बिलीव सर का मैसेज यही है। हाँ। आप ये देना वन बोलना मोर चाहते थिंग आई वांट टू शेयर, जो भी मैंने एक, ही इज अ पास्टर इन यूएसए एंड ही सेड लाइक माउंटेन क्लाइंबर नेवर क्लाइंब ऑन द माउंटेन अनइंटेंशनली। हैं? कभी देखा आपने अनइंटेंशनली कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है? अपने मतलब बिन मर्जी से चढ़ गया। है ना। बोला वो तो मजाक मजाक में चढ़ गया मैं सर। हाँ, है ना, अनइंटेंशनली कोई माउंटेन पे नहीं चढ़ रहा है, है। अनइंटेंशनली कोई बहुत दूर ट्रेवलिंग पे नहीं जा रहा हाँ, है। इंटेंशनली का मतलब होता है एवरीथिंग आई डू इज हम्म, माइन, हम्म, है ना। इट्स नॉट फॉर द वैलिडेशन, इट्स नॉट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द सोसाइटी, इट्स नॉट फॉर लाइक पीपल आर कमेंटिंग, हम्म, है ना। आपके घर में कार नहीं है, हम्म, अब ये चीज मैं घर दिमाग पे लेके आ जाऊं कि यार अब मैं क्या करूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, यार एक सेकंड हैंड कार दिला दो, है हम्म, ना, यार कहीं से लोन दिला दो। मैं क्यों, कार मुझे चाहिए ही नहीं, ना मेरा इंटेंशन है, राइट। हम्म, लेकिन मैं क्या करूंगा, वैलिडेशन के चक्कर में अपने आप को दुख दूंगा। हम्म, वो चीज सक्सेस नहीं है, दैट इज नॉट सक्सेस, दैट इज समथिंग एल्स, बट इट इज नॉट सक्सेस। ठीक। एनीथिंग दैट यू आर लूजिंग योर सेल्फ हम्म, इज इज स्पिरिचुअली रॉन्ग, है ना, मैं तो ये मानता हूँ। ये हम मानते हैं, ये हम हाँ, कोई वो नहीं कह रहे कि हम बड़े परमात्मा या हम हाँ, बड़े कहते हैं बहुत बड़े संत हैं, बट ये सिंपल सी बात है ये, सिंपल सी बात है। हाँ, कि हाँ, अगर आप अपने आप से खुश हो, बढ़िया हो, मस्त हाँ, हो, हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, दैट इज सक्सेस फॉर्मूला जो सर हमने सीखी है। और सर लास्ट अभी आपका अब इन बिजनेस इन दी फ्यूचर आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके हैं, आप इंग्लिश पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन पे, पब्लिक स्पीकिंग पे सर काम कर रहे हैं। तो सर इसको कहाँ तक, किस लेवल पे आप ले जाने वाले हो आगे के सालों में, देखो और क्या चाहते हो? अभी तो मेरा प्लेस लाइक 20
20x24 है, हाँ, है ना, यहाँ पर मुश्किल से 20 लोग बैठ पाएंगे, बट आई वांट टू कन्वर्ट इनटू public speaking place where people can express themselves. This is my vision, this is my intention. There are many people, they would like to express themselves. मैंने देखा यहाँ पर लोग अच्छे हैं, but the problem is they don't have a platform where they can express themselves. एक स्टूडेंट है यहाँ पर, एक यहीं पास वाली स्कूल में पढ़ाने जाता था, किंग जॉर्ज स्कूल है, वहाँ पर she paints, है ना, she draws, and she draws very beautifully, and you can say like she is learning on her own, है ना, वो अपने आप ही सीख रही है, घर पे सीख रही है, रंगोली बना के सीखी, उसने पेंसिल से ड्राइंग करके सीखी, बट उसके पास स्केच बुक है, सब कुछ है। अब वो बताना चाहती है, वो ये बोलना चाहती है कि सर आई डू नॉट वांट टू स्टडी, है ना, आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माय 12th एंड आफ्टर दैट आई डू नॉट वांट टू जॉइन कॉलेज एंड आई वुड लाइक टू डू दिस थिंग। मतलब ट्रेडिशनल नॉर्म पे नहीं आ रहा, मुझे अपना काम करना है। अब वो ये बोल रही है कि मैं जब ड्राइंग करती हूँ, मैं जब पेंटिंग करती हूँ, तो मैं अलग जोन में होती हूँ, है ना, दैट इज फॉर मी। एक 11वीं क्लास की लड़की जानती है कि व्हाट डज इट मीन टू बी विद हरसेल्फ, पैशन। हाँ, मतलब वो ये बोल रही है कि जब मैं ये करती हूँ ना, तो मैं एक अलग जोन में होती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे आसपास क्या चल रहा है, हाउ पीपल आर लिविंग, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एंजॉइंग, दे आर डूइंग मस्ती, और मतलब जो भी है वो बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मेरे फ्रेंड लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं ड्राइंग में अपने आप को खो देती हूँ। एक बच्चा और आता था हमारे पास 9th क्लास का, है ना, 2 महीने आया, वो भी पेंटिंग करता है, उसके पास एक्रिलिक मार्कर्स हैं छोटे छोटे, उससे वो पेंटिंग बनाता है। तो मैंने उससे पूछा था कि व्हाट डज इट मीन टू यू लाइक ऑल दिस थिंग्स, तो वो बोलता है कि सर वो उसके पास शब्द नहीं है, बच्चा है, पर वो ये बोलता है कि सर बहुत मजा आता है ना, मैं अकेले बैठ के अपने रूम में जब ड्राइंग करता हूँ, मुझे पता नहीं सर बहुत अच्छा लगता है, मोबाइल पास में नहीं रखता। कोई जब 9th क्लास का बच्चा है जो आजकल रील देख रहे हैं, लेकिन वो ड्राइंग लेके बैठा है, वो मार्कर, उनके पापा के यहीं पे एक छोटी सी शॉप है, बुटीक चलाते हैं उसके फादर, बट ही सेड लाइक आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी बाय द टाइम, लाइक आई जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर लूँ ना वो ड्राइंग, तब तक मेरे दिमाग में वही चलता रहता है, तो मैं दूसरे काम में डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ, ना तो मैं मोबाइल फोन देखता हूँ, ना मैं कोई इन द फ्लो, जो फ्लो स्टेट बोलते हैं हम, तो मैं इसको सक्सेस बोलता हूँ, दिस इज फॉर हिम, दिस इज सक्सेस, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग एक्सप्रेस करें अपने आप को। हाँ, मैं अपने पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ, मैं एक ऐसी जगह चाहता हूँ कि वॉट एवर यू नो, यू डोंट जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू डोंट नीड टू बी वेरी फेमस, यू डोंट नीड टू बी वेरी टैलेंटेड। एक जो जब हम कल वहां उसके यहाँ गए थे, हमने जिसके पास डोसा खाया था, ही ऑल्सो हैज समथिंग टू एक्सप्रेस, है ना। अगर वो लड़का है, वो पढ़ा लिखा है, वो लड़का आके यहाँ बोले कि यार मैं यहाँ 5 साल से यहाँ पर मैं ये चला रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई लर्न, राइट, दैट कुड बी अ पर्सन रीजन ऑफ द मोटिवेशन, दैट कुड बी अ रीजन ऑफ मोटिवेशन। am I am I clear in my words? Exactly. है ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी पर्सन आपको कोई भी लेसन दे सकता है, कोई क्षण भर कुछ भी दे सकता है। हाँ, चाहे वो रिक्शा वाला हो, कि करोड़पति हो, कुछ ना कुछ दे देगा वो अपने यहाँ से। वो आप कह रहे हो कि विजन मेरा ऐसा है कि यहाँ को एक्सप्रेस करे अपने आप को, यहाँ तो वो लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग सीखेगा, साथ में वो अपने इंटेंशन को बाहर निकालेगा, जिससे वो फ्री भी हो पाए, माइंड क्लियर भी कर पाए, और साथ में लोग रहने वाले वो कुछ सीख भी पाए। कोई भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म मत ढूंढो, मतलब प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, है ना। आप ये मत सोचो कि आई वांट टू बिकम वेरी फेमस, ओनली देन आई विल एक्सप्रेस माई सेल्फ, राइट। जैसे कॉलेज के स्टूडेंट, यार मुझे तो इतना आता, पर तुम्हें जो आता है वो तो बोलो कम से कम, जो तुम जानते हो, जो तुमने सीखा है। कई लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि आई हैव सम क्वालिटी, है ना। सबके पास क्वालिटी होती, भगवान खाली डब्बे नहीं छोड़ता, कोई भी खाली कंटेनर सप्लाई नहीं करता, भगवान फुल भेजता है, फुल। कुछ ना कुछ डाल के भेजता है। हिटलर में भी कोई क्वालिटी थी, कितना भी गंदा आदमी हो, वो 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा ओरेटर था, आप मानो या मत मानो, बहुत अच्छा। हर आदमी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, वो उसको कैसे यूज कर रहा है, वो नेगेटिवली यूज कर रहा है, पॉजिटिवली यूज कर रहा है, या वो यूज ही नहीं कर पा रहा है, वो उस टैलेंट के साथ सीधे ही ग्रेवयार्ड जा रहा है। बहुत सारे लोग अपने टैलेंट के साथ मर जाते हैं, अनयूज्ड फोन रहे, वो डब्बे पैक ही रह गए, कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए, राइट। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता हूँ जहाँ लोग अपने आप को एक्सप्रेस करे, है ना। मैं इनवाइट करूंगा, अगर कोई पानीपुरी वाला ही बोले कि सर आपके यहाँ मैंने सुना है मीटिंग चलती है, आई वुड लाइक टू अटेंड द मीटिंग, बिल्कुल मैं इनवाइट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि लोग बताएं एक दूसरे को,
they support each other, they prepare some speech, they come on the place, it is the platform, and they express themselves, they support me, I support them. इसके बेनिफिट्स क्या है सर? बेनिफिट्स अगर हमने बेनिफिट समझ लिए, इफ पॉइंट वाइज बेनिफिट समझे, एक क्रिस्प नॉलेज और एक पॉइंट वाइज के 1 2 3 ये बेनिफिट्स हैं. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं First. हाँ, द फर्स्ट वन इज फर्स्ट, और ये सबसे बड़ा एक ही मैं बता रहा हूँ, एक ही बोलते हैं. आई विल इनवाइट ऑल द यूथ हु आर फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, कंफ्यूज्ड जितने भी हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, वर्किंग पर्सन है, अगर वो कंफ्यूज्ड हैं, प्लीज कम टू माय प्लेस, एंड दिस इज द पर्सन वी आर इनवाइटिंग. This is the person we are inviting. He is a very good person in his field. That person is good in his business. और उनसे पूछो ना, 8-10 लोग बैठे हैं यहाँ पे, and you sit here, and whatever the questions you have, you ask all the people. आपका क्वेश्चन जैसा भी हो, अगर आपकी फील्ड का पर्सन वो है तो वो आंसर देगा, वो है तो वो आंसर देगा. आप समझे कि नहीं? मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ हर टाइप के एक्सपर्ट बैठे हों और हर टाइप के क्यूरियोसिटी वाले पर्सन बैठे हों, जो हर टाइप के कंफ्यूज्ड पीपल बैठे हों. मैं इसमें मामले में कंफ्यूज हूँ, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, मैं इसमें हूँ. आपको स्ट्रेस है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कम टू वार्तालाप, डू वार्तालाप एंड गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व. दिस इज माय विजन. द क्रक्स कि आपका जो सुई छुपी हुई है लाइफ में, कहीं से छुपी हुई है, वो सुई का निवारण करने के लिए 10 लोग बैठे हुए हैं. हाँ, बात करो, आप बात तो करो भैया. आप बात ही नहीं करते, वार्तालाप आप बात ही नहीं करते हो. अब ये ऐसा प्लेटफॉर्म बना दे कि जहाँ पर आके आप विदाउट ईगो, विदाउट एनी अदर इंटेंशन और विदाउट नॉलेज के ये बंदा कोई है आपको जज करेगा नहीं करेगा, ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे कि इसमें वार्तालाप करेंगे और आपके कष्ट का निवारण होगा, स्ट्रेस का निवारण होगा. ये माता का मंदिर नहीं है, मगर ये वार्तालाप का मंदिर है. आइए. हमारी इंस्टीट्यूट का नाम वार्तालाप इसीलिए है कि आप यहाँ आइए, और मेन बात है एक्सप्रेस योरसेल्फ विदाउट एनी फियर. नोबडी विल जज यू. इससे आई थिंक सर ये जजमेंट जो हमें करते हैं उससे बच जाएंगे. स्ट्रेस दूर होगा हमारा, हम फ्री होंगे, रिलैक्स फील करेंगे. अगर रिलैक्स फील करेंगे तो हम अपना काम अच्छा करेंगे, एफिशिएंसी, कार्य की कुशलता बढ़ेगी. कार्य की कुशलता बढ़ेगी तो हम और अच्छा फील कर पाएंगे, हैप्पी फील कर पाएंगे. अगर हैप्पी फील कर पाएंगे तो कमाएंगे भी अच्छा, और अपने सोसाइटी को कुछ योगदान कर पाएंगे. तो ये विशेष साइकिल है और ये अच्छी साइकिल है, ये हार्मोनियस साइकिल है ये. तो इतनी सारी बातें हमारी भी, हमें लगता है भी दोबारा फोन बंद पड़ जाएगा, कब बातें खत्म होने वाली नहीं है. आई बिलीव हमने बहुत कुछ बातें की और बहुत कुछ निकाला, और हमारी बातें इसके बाद भी होने वाली है, फोन बंद होने के बाद भी, कैमरा बंद होने के बाद भी होने वाली है. तो आई वी स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो चीज़ आपने सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करें तो ही लाइफ में कुछ होगा, वरना धरा हुआ ज्ञान हमेशा सड़ जाता है. तो इम्प्लीमेंटेशन इज द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग, टू अर्न समथिंग, टू क्रिएट समथिंग. यस. तो इम्प्लीमेंट करें, लाइफ को चेंज करें और मस्त रहे, मजे में रहे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू. ठीक है.